बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एक दिन BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के साथ सरदार अमीन खान जतोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब से। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में फैसलाबाद का जो सबसे बड़ा अस्पताल है अलाइड अस्पताल, उसके हवाले से उसके अंदर जो जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अवामुन नास के लिए वहाँ पर सहूलियात मुहैया की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, तो आज के प्रोग्राम में हम आपको वो दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है सर। से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, पंजाब मेडिकल कॉलेज एंड एलाइड हॉस्पिटल। प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आप अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं और दिन भर कैसे गुजरता है आपका? देखें जी, मैं तकरीबन 8 बजे अपने ऑफिस में आ जाता हूँ और यहाँ आके सुबह अपना जो देखता हूँ अखबार थोड़ा सा देख लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास डाक आ जाती है, जो लेटर्स आए होते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट की तरफ से, उनको देखते हैं, उनके बारे में अहकामात इशू करते हैं, उनको फॉरवर्ड करते हैं। बाकी जो भी इदारे होते हैं, हमारे ज़ैली इदारे हैं, उनको फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद ये होता है कि जब हमारे कॉलेजेस खुले होते हैं, हमारे साथ 2 कॉलेजेस अटैच्ड हैं, एक पंजाब मेडिकल कॉलेज है और एक डेंटल कॉलेज है। तो मैं वहाँ चला जाता हूँ जहाँ स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं और मैं उन स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो किस तरीके से आ रहे हैं और उनके अंदर ये नोट करता हूँ कि प्रॉपर्ली वो ड्रेस्ड अप हैं कि नहीं हैं, वो अपने उसके अंदर जज्बे में भी हैं कि नहीं हैं। अगर मैं किसी बच्चे को देखता हूँ कि ये ज़रा डिप्रेस्ड है, उसको बुला भी लेता हूँ, भाई क्या बात है, आज तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। और उनको ज़ाहिर है ज़रूरत होती है कि उनका जो इदारे का सरबराह है वो उन्हें गाइड भी करे। तो वो मैं कोई तकरीबन 10 मिनट उनको देखता हूँ। जब सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं अपनी क्लासेस के बाद में, तो वहाँ से फिर मैं कभी कभी ऐसा भी करता हूँ कि किसी लेक्चर हॉल में भी जाके देखता हूँ कि टीचर मौजूद है कि नहीं है और वो किस तरह पढ़ा रहा है। और वहाँ से फिर निकल के मैं अपने ऑफिस में आ जाता हूँ और यहाँ फिर मैं कुछ मीटिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, तकरीबन 9 बज जाते हैं उस वक्त। मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहता है तकरीबन 11 बजे तक। और यहाँ से फिर मैं अपने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को देखना। जी, अपना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, क्योंकि मैं बेसिकली एक सर्जन हूँ, तो मैं अपने डिपार्टमेंट का भी विज़िट करता हूँ और एलाइड हॉस्पिटल का विज़िट करता हूँ। और उसके बाद तकरीबन 12 बज जाते हैं और 12 बजे ये होता है कि मुझे सिविल हॉस्पिटल का भी एक दौरा करना होता है। और हमारे साथ एक और हॉस्पिटल अटैच्ड है जो गुलाम मोहम्मदाबाद पे है, और वहाँ पे भी मैं हर दूसरे या तीसरे दिन वहाँ भी जाता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम हमने स्पेसिफाई किया हुआ है अलाइड हॉस्पिटल की जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे जो अवामुन नास को यहाँ पर जो सहूलियात जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई हैं, उस हवाले से क्या समझते हैं कि फैसलाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है? यहाँ पर क्या इक्विपमेंट्स के हवाले से देखा जाए या फैसिलिटीज़ के हवाले से देखा जाए तो क्या आप सेटिस्फाइड है? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि सेटिस्फेक्शन है, और सेटिस्फेक्शन होनी भी नहीं चाहिए। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं ना अपनी परफॉर्मेंस से, प्रोग्रेस से, तो आप रुक जाते हैं। सेटिस्फेक्शन तो नहीं है, हम चाहते हैं बेहतर से बेहतर करें। मसला ये है कि हमारे पास पेशेंट्स इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं कि वो जो फैसिलिटीज़ हमारी हैं वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोप नहीं कर सकते इतनी मरीज़ों की तादाद के साथ। तो वहाँ हमें कुछ मुश्किलात आती हैं। रश कई दफ़ा पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको पता है कि ये पूरी डिवीज़न में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं और दे आर वेरी हाई रैंकिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज अटैच्ड है जिसके अंदर प्रोफेसर साहिबान हैं, हर डिपार्टमेंट में हैं, और उनका नाम है, लोग उनके नाम की वजह से यहाँ आते भी हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो इक्विपमेंट है वो भी लेटेस्ट है और उसको गाहे गाहे हम अपडेट भी करते रहते हैं, अपग्रेड भी करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मज़ीद फंड्स की ज़रूरत है, मज़ीद एक्सपेंशन की ज़रूरत है, और हमें चाहिए कि हम इसको और बेहतर करें। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बहरहाल ये है कि जहाँ तक पेशेंट सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक़ है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ों को बेहतरीन सहूलियात दें। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट
इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि हमारी जो ऑपरेशन की लिस्टें हैं वो भी 3-3 महीने तक चली जाती हैं। तो उसमें ये किया जाता है कि उनको ज़रा एक्स्ट्रा हम टाइम दे देते हैं, यानी अगर 2 बजे हमारी लिस्ट ख़त्म होती है हम उसको 3 या 4 बजे तक प्रोलॉन्ग कर लेते हैं ताकि पेशेंट्स अकोमोडेट हों। तो बात ये है कि वो कहते हैं खाने वाले ज़्यादा हैं और रोटियां थोड़ी हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। इस तरह के मेरे ख्याल में ये हमारे पास जो 3 हॉस्पिटल हैं, मैं समझता हूँ इसी तरह के 5-6 हॉस्पिटल अगर फैसलाबाद तो फिर जाके सूरत हाल को जाके हम जो है ना ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो है ना बैलेंस वो कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और बाकी हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ से हमें कहाँ पे लेके चलेंगे हम? देखिए, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि ये हमारा सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है कि ये एक टीचिंग हॉस्पिटल है और ये अटैच्ड है फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से। और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेजेस हैं। एक है पंजाब मेडिकल कॉलेज जहाँ MBBS की तालीम दी जाती है, और एक है डेंटल कॉलेज जहाँ पे BDS की तालीम दी जाती है। वहाँ से डेंटल सर्जन प्रोड्यूस होते हैं और पंजाब मेडिकल कॉलेज से ये MBBS डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हॉस्पिटल इनके साथ अटैच्ड है। जो हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो 3rd ईयर में इन अस्पतालों में जाते हैं और वहाँ जाके डेंटल हॉस्पिटल में और हमारे एलाइड हॉस्पिटल में वहाँ जाके वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। और हमारे प्रोफेसर साहिबान जो उसमें एसोसिएट्स भी शामिल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल हैं, वो उनको ट्रेन करते हैं MBBS के राउंड। और इस वजह से इस कॉलेज का लिंकअप है मेडिकल कॉलेज के साथ। और इस वक्त जहाँ बैठे हैं ये वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑफिस है। और साथ ही आपको मैं ले चलूँगा जो हमारा पंजाब मेडिकल कॉलेज है, ताकि आपको पता चले कि ये एक तदरीसी अदारा है और यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाके तालीम हासिल करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और वहीं पे फिर हाउस जॉब भी करते हैं। हाउस जॉब करने के बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती है। जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा ही हॉस्पिटल जो है यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ भी हैं। आपने सुना होगा ये डिग्रीज हैं, FCPS है, MS है, MD है। ये सारी डिग्रियाँ जो हैं वो हासिल करने के लिए जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे अलाइड हॉस्पिटल करता है। तो यानी हम अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम FCPS, MS, MD डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आगे जाके टीचिंग करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और प्रोफेसर तक जाते हैं। तो ये एक सिलसिला है। तो मैं आपको पहले वो नर्सरी दिखाना चाहता हूँ, पूरी चेन आप दिखाएंगे। नर्सरी दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे हम डॉक्टर्स को बेसिकली बनाते हैं और फिर उसके बाद आपको लेके चलूँगा कि जो उनका मैदान अमल है हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नाज़रीन, यहाँ से मूव करेंगे और जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यहाँ से हम जाएंगे सीधा जो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर जो बेसिकली डॉक्टर्स बनते हैं। तो आइए चलते हैं। ये गुलशन गजाली है, ये गुलशन रूमी है, ताकि बच्चों को ये भी पता चले कि रूमी कौन था, इमाम गजाली कौन थे। तो ये चीज़ें जो है ना इनकलकेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। और इसमें ये है कि जिसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है। जो जिस्म है या ह्यूमन बॉडी है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, उसका फंक्शन क्या, ठीक है। जैसे ये बाजू मूव कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ तो क्यों कैसे देख रहा हूँ, ये किस तरह परसीव कर रहे हैं। ये हमारी प्रोफेसर साहिबान का नाम प्रोफेसर हुरिया आमिर, ये इस डिपार्टमेंट की हेड हैं और इनके साथ और बहुत से डॉक्टर्स हैं शामिल जो इनकी टीम में हैं। इनके एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इस तरह डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। हर साल एग्ज़ाम होता है जिसका हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कहते हैं। पहले ये इम्तहान जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज देती थी, लेकिन पिछले साल से हमने
खुद देना शुरू कर दिया है। यानी पिछले साल जो फर्स्ट ईयर थी उसका एग्ज़ाम हमने लिया, अब वो सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये बच्चे पिछले साल आए थे, ये फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और 4 साल यहाँ के बाद से अच्छा, ये एक डिपार्टमेंट का ये चैप्टर या समझ एक सेमेस्टर है या इसके लिए अलग बच्चों को लेना पड़ता है? नहीं। एडमिशन एक दफा ये होता है। अच्छा। ये फर्स्ट प्रोफेशनल हो गया, फर्स्ट ईयर का एग्जाम अलग। नहीं सर बता रहे हैं ना कि ये इसको पास करने के बाद फिर सेकंड ये ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, फिर सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में जाएंगे। 5 साल का कोर्स है ना, तो ये फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए इम्तहान हो रहा है। हमने यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों को जो है ना उनको बताया है और समझाने की कोशिश की है कि आपको ज़रा थोड़ा सा इंसानियत के साथ भी इन टच रहना चाहिए। ये एनाटमी डिपार्टमेंट है जी। इस डिपार्टमेंट में हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि इंसानी जिस्म की साख्त क्या है। यानी आपको पता ही है कि इंसान जो है वो हड्डियों से, गोश्त पोस्ट से बना है। इंसानी इर्तिका का अमल जो है। हाँ जी, मतलब आपकी बॉडी की साख्त क्या है, जो मसल्स हैं वो कितने मसल्स हैं, हर मसल का क्या फंक्शन है, ये बाजू को कौन सा मसल मूव कर रहा है, कितने मसल मूव कर रहे हैं। इसी तरह सांस लेने में कितने मसल इस्तेमाल हो रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ कि टांग के मसल, ये जो हमारी टंग है या ज़ुबान है, इसके मसल्स जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो बाकी ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट की क्या साख्त है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो यहाँ पढ़ाया जाता है और इसको एनाटमी डिपार्टमेंट। जितने भी ये खुदकुशी के वाक़यात या जिसके अंदर लड़ाइयाँ होती हैं और गोली किसी को लग गई, अब गोली किसने फासले से लगी और वाकई ये जो डेथ हुई है वो खुदकुशी से हुई है या किसी ने उसको मारा है, जो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसका यहाँ पे अभी पता की गई है या पहले से ये पहले से है जी। ये MBBS के कोर्स में शामिल है। मेडिकल लीगल जो उसकी एस्पेक्ट्स होते हैं पेशेंट्स के, उनको हम इसमें कवर करते हैं। साथ ही ऊपर आपने देखा होगा कम्युनिटी मेडिसिन है। कम्युनिटी मेडिसिन का मतलब ये है कि मुआशरे के अंदर जो बीमारियां हैं, लाइक कम्युनिकेबल डिजीज़, ख़ास तौर पे कोविड हो गया, डेंगू हो गया, कॉलरा, डायरिया, मीजल्स, टाइफॉइड, पोलियो, जो अमूमी डिजीज़ जो है, जो हमारे कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करना कि बीमारियां क्यों हो रही हैं, कम्युनिटी में फैल रही हैं, उनका बचाव कैसे किया जा सकता है, जिस तरह वैक्सीनेशन हैं और दूसरे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम यहाँ डील करते हैं। इसको आप प्रिवेंटिव मेडिसिन भी कह सकते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन भी कह सकते हैं। तो इस तरह प्रीएम्प्शंस भी कह सकते हैं जी। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और इनको पहले हम 5 साल पढ़ाते हैं। 5 साल के बाद ये MBBS करते हैं। MBBS के बाद ये हाउस जॉब करते हैं। हाउस जॉब ये एलाइड हॉस्पिटल में करते हैं या हमारे सिविल हॉस्पिटल में करते हैं। बाद फिर इनको हम भेज देते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, पूरे पंजाब में भी ये चले जाते हैं। हॉस्टल से इधर आते हैं, एक ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है, वहाँ से इधर आते हैं और यहाँ क्लासेस में चले जाते हैं। ये हमारा एक एनाटमी ग्राउंड है, इसके इर्द बड़ा खूबसूरत एक हमने बनाया है ये ट्रैक, और इसमें दिन के में किसी वक्त भी आप वॉक कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि 12 बजे भी अगर आप दिन को आएं, शेड मिलेगा ऑल अराउंड। साल ये लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आके यहाँ पे मीटिंग्स करते हैं, सिम्पोजिया करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और उसके बाद इस कॉलेज के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और एक एंडोमेंट फंड है इस कॉलेज का जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं तक कॉलेज के अंदर कोई और हमने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं या अदरवाइज कोई बिल्डिंग हमने वहाँ पे खड़ी करनी है तो उसकी फंडिंग भी एंडोमेंट फंड से हो जाती है। तो ये आपको दिखाना चाह रहे थे, ये PMC FMU अलमनाई ऑफिस है। ये हमारा बैंक है जो डेडिकेटेड है हमारे यहाँ स्टाफ के लिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा सफाई सुथराई का माहौल हो, हाइजीन मेंटेन्ड हो। तो ये इस तरह एक पूरा इदारा है माशाल्लाह, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी भी शामिल है, डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस भी शामिल हैं। उसके बाद फिर हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, जो ये हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स सुबह के वक्त 9 से लेके 11 बजे तक वहाँ पढ़ते हैं
वहाँ पढ़ने के बाद उनकी क्लासेस वहाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर इस कॉरिडोर से गुजरते हैं और फिर अब वो मैदान अमल में शामिल हो जाते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ वो प्रैक्टिकल करते हैं और उनके वहाँ पे डेमोस्ट्रेशंस, लेक्चर्स लेते हैं प्रोफेसर साहिबान, ऑपरेशन थिएटर्स अटेंड करते हैं, इमरजेंसी अटेंड करते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 बजे के बाद अपने हॉस्टल वापस चले जाते हैं। लेकिन हमारे वहाँ जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो हाउस जॉब कर रहे हैं, यानी ये 5 साल जब अपना कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, तो उसके बाद उन्हें हाउस जॉब करनी पड़ेगी। हाउस जॉब 24 घंटे होती है। बिल्कुल सही। उसमें आपकी ड्यूटी लगती है, सुबह को भी लग सकती है, दोपहर को भी लग सकती है, रात को भी लग सकती है। फिर ये राउंड द क्लॉक काम करते हैं और ये 1 साल की बहुत ज़्यादा आपको कहना चाहिए कि बड़ी मेहनत और मुशक्क़त वाली ये ड्यूटी है। बिल्कुल सही। तो ये हमारा जो है ना ऑब्जेक्टिव होता है। एक MBBS डॉक्टर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बीमारी को पहचान ले, उसकी तशख़ीस कर ले और उसकी जो इनिशियल ट्रीटमेंट है इमरजेंसी या अदरवाइज वो कर दे। और अगर वो समझता है कि अब ये बीमारी इसका है कि इसका इलाज अस्पताल में या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो उसको रेफ़र कर दे। ये जो है ना, ये है कॉन्सेप्ट। एक MBBS डॉक्टर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बड़े बड़े ऑपरेशन करेगा और हार्ट का या कोई और बीमारी है जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको डील करेगा। कॉम्प्लिकेशंस डील करने के लिए हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे हुए हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस और इनिशियल ट्रीटमेंट जो है इस काबिल कर देना मरीज को कि वो एक ऐसे सेंटर में जाके मैं इलाज करा ले, ये काम है एक MBBS डॉक्टर का। बेशक सही कह रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम ये ऑब्जेक्टिव के साथ इनको हम ट्रेन करते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं जी इधर आगे, ये लाइट हॉस्पिटल। अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा पार्किंग एरिया है इस तरफ, और आप हमारे पीछे ये बर्न सेंटर है और ये हमारा कॉरोनरी केयर यूनिट है। जब फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बने हुए मेरा ख्याल है लगभग 15-20 साल हो चुके हैं। इससे पहले जो यहाँ पे नहीं था फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, तो यही हमारा कार्डियोलॉजी का सेंटर यहीं पे था। और लेकिन ये काफ़ी नहीं था पूरी डिवीजन के दिल के मरीजों के इलाज के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ा एक नाजुक सा दिल का मामला होता है और उसके लिए आपको बड़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए। अब तो कार्डियोलॉजी बहुत एडवांस कर गई है। तो जब FIC बन गया तो ज़्यादातर फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे हमारा ये भी कॉरोनरी केयर यूनिट है। बिल्कुल सही। यहाँ पे मरीज दिल के उससे ये पूरा वार्ड है। ये हमारा इमरजेंसी का, ये दिखा दीजिए, ये इमरजेंसी वार्ड है। और यहाँ जो मरीज आता है, फर्ज करें वो आया है, उसको तो नहीं पता ना जी कि मुझे दिल की तकलीफ है, क्या है, उसे सांस चढ़ा हुआ है। हालांकि सांस की तकलीफ सिर्फ जरूरी नहीं फेफड़ों की वजह से हो, कोरोना की वजह से हो, अस्थमा की वजह से हो, सांस की तकलीफ दिल की वजह से भी हो सकती है। बेशक सही। तो यहाँ पे जब उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि नहीं इसको दिल की तकलीफ है, तो यहाँ से ही मूव करके हम उसको दिल वार्ड में भेज देते हैं। बिल्कुल सही। अगर तो इसका इलाज यहाँ हो सकता है तो ठीक है, वरना यहाँ से ये पेशेंट जो है FIC चला जाता है। ये है एक तरीका, ठीक है। और डायरेक्टली भी लोग FIC जाते हैं, तो यहाँ से डायग्नोज होने के बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको स्टेबल करके हम वहाँ भेज देते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा जी CCU है। का इलाज होता है जिनको सांस की तकलीफ है, या उनको कोई पेट की तकलीफ है, या वो इस तरह मरीज हैं कि जो उनको बेहोश हो गए, ठीक है, फालिज का कोई अटैक हो गया है, तो ये मरीज जो हैं ये मुख्तलिफ ज़िलों से यहाँ पे आते हैं। ये हमने ख़ुसूसी तौर पे बुखार वाले मरीजों के लिए बनाया है। ये पहले नहीं था। जब से कोविड और डेंगू आया है ना, तो हमें ये फिल्टर क्लिनिक बनाना पड़ गया, क्योंकि हम सबसे पहले डायग्नोज हो जाए कि बुखार का पेशेंट है जो, और उसको हम स्ट्रेट वे अंदर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि हो सकता है वो कोविड का पेशेंट हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ना हो कि बाकी पेशेंट्स उससे पहले हम उसको यहाँ पे ना सॉर्ट आउट करते हैं कि ये कोविड का तो नहीं है। अगर हमें शक पड़ जाए ये कोविड का पेशेंट है, तो हम उसको वार्ड में नहीं भेजते, उसका कोरोना टेस्ट करवाते हैं और उसको हम सस्पिशियस केस डिक्लेयर करके उसको ऐसी वार्ड में भेजते हैं जहाँ उसको आइसोलेट कर दिया। और अगर उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो फिर हम उसको
जनरल जो उसकी डिजीज होती है इसी तरह डेंगू के लिए भी पता चल जाता है कि इस पेशेंट को डेंगू सस्पेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि इसकी अलामत फ़र्क हैं, कोरोना की अलामत फ़र्क है। अगर वो डेंगू का केस पता चले तो सामने हमने एक डेंगू मरकज़ इलाज बनाया हुआ है, तो साथ ही मरीज़ डेंगू मरकज़ इलाज में चला जाता है। और फिर वहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल है कि वो पेशेंट आया, उसका ब्लड का टेस्ट होगा, उसके RBCs उसके WBCs चेक करेंगे, उसके बाकी जो उसके टेस्ट हैं डेंगू के वो सारे करके पता चलेगा कि ये कंफर्म्ड केस है, सस्पेक्टेड केस है या ये प्रोबेबल केस है। उसके मुताबिक फिर उसको आगे ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल सही जाएगा। ये हो गया, ये फिल्टर क्लिनिक का मकसद ये है। अब पेशेंट ने वहाँ से पर्ची बनाई, पर्ची बनाने के बाद वो पेशेंट जो है वो अंदर आ गया। अगर उसको स्ट्रेचर की ज़रूरत है तो स्ट्रेचर बाहर मौजूद है अवेलेबल। अगर उसको व्हील चेयर की ज़रूरत है तो व्हील चेयर भी है, वो यहाँ मरीज़ हम ले आएंगे। यहाँ हमारी डॉक्टर साहिबा हैं, आप जैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारी हाउस ऑफिसर हैं, ये हमारी PGR हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट्स जब कर लेते हैं अपनी तालीम मुकम्मल तो हम उनको हाउस जॉब करवाते हैं। और हाउस जॉब के बाद अगला स्टेप ये होता है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, FCPS या MS MD करना है, उनको हम PGRs कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स। तो ये ईयर 1 की, ईयर 2 की, ईयर 1 की ये पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हैं। और ये देखें इस वक्त माशाल्लाह ये खुद खड़ी हैं यहाँ पे और ये पेशेंट को अटेंड कर रही हैं, उनकी चार्टिंग कर रही हैं। और ये हमने जो यहाँ लगाए हुए 3 बेड्स हैं, जो पेशेंट आएगा उसको हम यहाँ असेस करेंगे। पहले तो असेस करेंगे कि वाकई ये मेडिकल ही प्रॉब्लम है, ये हो सकता है सर्जिकल प्रॉब्लम। कई दफ़ा देखें अपेंडिक्स की तकलीफ है, अगर पेट में दर्द है तो वो तो पेट दर्द से यहाँ आया तो मेडिकल में आ जाएगा, लेकिन ये कहेंगे नहीं ये इसको तो अपेंडिक्स की तकलीफ है, इसको सर्जिकल इमरजेंसी जाना चाहिए, पहले डायग्नोस करेंगे, यहाँ से सर्जिकल इमरजेंसी चला जाएगा। अगर ये समझते हैं कि ये नहीं शुगर की वजह से इसको कोई कोमा में चला गया है या शुगर बहुत लो हो गई है या शुगर बड़ी हाई हो गई है, फॉलेज का अटैक हो गया है, दमे की शिकायत है, ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हो गया है, तो ये मेडिकल प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। फिर यहाँ से सॉर्ट आउट करने के बाद वो प्रॉपर उस वार्ड में चला जाएगा। अगर तो पेशेंट ऐसे जिससे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई है तो यहीं से ट्रीटमेंट देके उसको घर भेज देंगे, उसको आउटडोर बुला लेंगे। अगर वो समझते हैं कि नहीं इसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और खतरा है कि खुदा ना खास्ता कोई शरीयान ना फट जाए, तो इसको घर नहीं भेजेंगे, इसको यहाँ पे दाखिल कर लेंगे। और यहाँ पे ये हमारे मुख्तलिफ कमरे हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पे दाखिल करके फिर उनका इलाज शुरू कर देंगे, उसका ब्लड प्रेशर नीचे लेके आएंगे। ठीक है, जब वो स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ से पेशेंट घर नहीं जाएगा, यहाँ से वार्ड के अंदर जाएगा ताकि 3 दिन उसको ऑब्जर्व किया जाए, उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएँ और उसके बाद उसको हम घर भेजेंगे। ये हमारा प्रोसेस है। अब ये जो हमने रिसेंटली इनको बंद किया है, इस पहले ये ओपन थे, ये कोविड के पेशेंट, सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स हैं, तमाम मेडिसिन यहाँ फ्राहम की जाती हैं। ठीक है जी, तो मरीज को बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता, ये बहुत हर चीज यहीं पे ही। इमरजेंसी में कोई चीज बाहर से नहीं मंगवाई जा सकती। बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है जी ये। तो अब आप ये देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास बेड होंगे शायद यहाँ पे 50 बेड होंगे, लेकिन यहाँ मरीज आपको नजर आ रहे होंगे तकरीबन 60-70 के मरीज। उसके अलावा ये लवाहिकीन भी साथ साथ हमारे यहाँ आते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें, जैसा आप सुबह मुझसे पूछ रहे थे ना कि आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, अब हम सेटिस्फाइड हैं भी और नहीं भी। ठीक है, जगह की कमी है, इसलिए है कि हम जो ये अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अनसेटिस्फाइड इसलिए हैं कि लोग पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। दूसरी बात सर्विस होने की ये है कि सब लोग खड़े हैं, अब इन सब की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इन्हें बाहर होना चाहिए या इनके साथ एक आदमी होना चाहिए। अब हम इनको रोक ही नहीं सकते, जितने मुलाजिम सब इमरजेंसी में है बेचारे, बस परेशानी के साथ आ जाते हैं। हमारा कल्चर है, अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएंगे आपको ये ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल इमरजेंसी के अंदर कोई अटेंडेंट अलाउड नहीं है और हमने भी यहाँ इन्हें कहा हुआ है कि अटेंडेंट कम होने चाहिए, अंदर ना ही होने चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर इतना हमारा होता है, हमारा यहाँ कोई ऐसे जो हमारी रवायात हैं या कल्चर ऐसा है कि जब तक मरीज के साथ 2 बंदे साइड पे खड़े ना हो ना, ऐसे ही मरीज को तसल्ली नहीं होती। डॉक्टर हो ना हो, उसका भाई उसका बेटा पास हो तो मरीज सुकून में रहता है। तो हम कहते हैं चलो मरीज सुकून में रहता है तो चलो इस वजह से रहता है तो सुकून में उसको देना चाहिए। तो डॉक्टर भी इलाज कर रहा है और उसके लवाहिकीन भी पास हैं, तो ये पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए। हालांकि हम चाहते हैं
कि ये अटेंडेंट्स जाना हो, ताकि देखें ये सर्कुलेशन इलाज मुआवजे में आसानियाँ पैदा हों ताकि ये रश हमारी की कैफियत ना हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, उनकी मूवमेंट भी है, फिर पैरामेडिकल स्टाफ की मूवमेंट है, नर्सिस की मूवमेंट है, इन्हें बड़ी दुश्वारी पेश आती है। कोशिश करते हैं कि अटेंडेंट्स कम हो, लेकिन फिर भी हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक, इसका मकसद ये है इस वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक का कि कोई खातून जिसको छाती की बीमारी हो, ठीक है, आपको पता होगा कि ब्रेस्ट कैंसर बड़ी तेजी से फैल रहा है, बेशक से करें, और 40 साल से मैं समझता हूँ कि हर औरत 12वीं औरत को ये बीमारी हो सकती है। बाहर 12वीं औरत को 40 साल से बहुत जबरदस्त ज़्यादा रेशो है जी, डॉक्टर बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए, और ख़वातीन की बीमारी है, इसके लिए हमने इसको बनाया है वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक। इसमें कोई खातून जिसको ज़रा भी अपनी छाती के बारे में परेशानी हो कि गिल्टी है, ये दर्द है, तो उसको सीधा वो उसको हमने यहाँ पे बुलाते हैं। हमारी लेडी डॉक्टर साहबानी सब बीबियाँ जो हैं, इनको इस तरह की कोई शिकायत है और उनका यहाँ पे डॉक्टर मुआयना करती है। मुआयना करने के बाद अगर उनको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो उनको अल्ट्रासाउंड उनका हो जाता है और देखा जाता है, जिससे ये ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड उनका होता है। उसके बाद अगर उनके एक सुई के साथ मवाद लिया जाता है जिसको हम FNAC कहते हैं, वो भी यहीं हो जाती है। मेमोग्राफी, ये जो ब्रेस्ट का एक्सरे है या ख़वातीन की छाती का एक्सरे है, वो यहाँ पे हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है। और अगर उसकी कोई बायोप्सी लेनी हो तो यहीं पे हमारा ये जो इधर आगे ऑपरेशन थिएटर है, मिनी ऑपरेशन थिएटर, वहाँ बायोप्सी भी हो जाती है, बिल्कुल बायोप्सी या ओपन बायोप्सी। और ये काउंसलिंग रूम है, यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है, यहाँ रेडियोलॉजी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो यहीं वो सॉर्ट आउट हो जाता है यहीं पे इसको क्या है। और अगर पता चले कि खुदा न खास्ता उसको कैंसर है छाती का, तो हमारा सामने कैंसर वार्ड है, यहाँ उसको रेफर कर लेते हैं और वहीं पे उसका फिर इलाज शुरू हो जाता है। ये वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक है। ये आपको बहुत जगहों पे नज़र नहीं आएगा। ये एक बड़ी ही यहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटी है। तो वो अक्टूबर का पूरा महीना अवाम में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये बीमारी जो है, ये अर्ली स्टेज पे अगर पकड़ी जाए, अर्ली स्टेज पे, तो ये ऐसे ही है जैसे अब कोई बीमारी नहीं हुई। बेशक सही कह रहे हैं। लेकिन अगर वो स्टेज 3 या 4 में आ जाए तो फिर उसमें ये एहतमाल है कि खुदा न खास्ता ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। तो जल्दी अगर मरीज आता है तो उसका इलाज बेहतर है, ये बताने की ज़रूरत है। और अगर ये हो जाएगा तो इस बीमारी का इतना असर नहीं होगा। अब आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारा जो है डेंगी सेंटर, ट्रीटमेंट सेंटर है। वहाँ से पेशेंट अगर डेंगी सस्पेक्टेड है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आके उसकी ये ब्लड रिपोर्ट बनेगी, यहाँ पे उसकी एंट्री होगी, ठीक है, डॉक्टर इसको एग्जामिन करेगा। इसका काउंटर के पूरे पंजाब में उसका डाटा चला जाता है कि ये जो है ये सस्पेक्टेड केस है डेंगू का, हाँ, ये केस को डेंगू हो सकता है, और या ये कंफर्म्ड केस है। अगर कंफर्म हो गया तो फिर हमें यहाँ आइसोलेशन वार्ड में उसको दाखिल कर लेते हैं। ये आप देख लें, ये मच्छरदानियाँ लगी हुई हैं और हम पेशेंट को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। अभी तो ये कंट्रोल हुआ हुआ है और हमारे पास यहाँ रोज़ के 3-4 पेशेंट एक महीना पहले आ रहे थे और हम उनका इलाज कर रहे थे। शुक्र है खुदा का कि कोई कंट्रोल की कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई है। आपको शायद याद हो कि आज से 3-4 साल पहले काफ़ी डेंगू की वजह से हम बात हुई, लेकिन अब मैं आपको ये लेके आ रहा हूँ। ये है जनाब हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट ऑन्कोलॉजी वार्ड। ऑन्कोलॉजी वार्ड होता है 2 पेशेंट जिनको खुदा न खास्ता कैंसर की जो है वो इलामात हैं। तो इसको पहले हमने कैंसर वार्ड था, लेकिन हमने उसका नाम चेंज कर दिया, ऑन्कोलॉजी वार्ड रख दिया, ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको ये एहसास ना हो कि यार ये हम किस वार्ड में जा रहे हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ ऐसा है जिससे पेशेंट परेशान हो जाता है। तो ये ऑन्कोलॉजी वार्ड है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे
पेशेंट भी बैठे हैं, उनके अटेंडेंट्स भी हमारे साथ बैठे हैं, और यहाँ पे 4 कमरे हैं जहाँ पे हमारे कंसल्टेंट्स बैठे हैं, और हर एक को पता है कि आज मैंने किस किस मरीज़ को देखना है, और थोड़ी थोड़ी देर में वो बुलाएंगे, 15 से 20 मिनट हर पेशेंट का वो मुआयना करेंगे, और जो भी उसकी ट्रीटमेंट प्लान है वो करेंगे कि इसको सर्जरी की ज़रूरत है या इसको कीमोथेरेपी की ज़रूरत अच्छा, है। बाहर से आउटडोर पेशेंट भी यहाँ पे आ सकते हैं ऑनकॉलॉजी? डायरेक्ट नहीं आ सकते, डायरेक्ट पहले आउटडोर में जाएंगे, आउटडोर वाले इसको यहाँ रेफर करेंगे, ठीक है। और वो इसको सर्जरी की ज़रूरत है या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या रेडिएशन की ज़रूरत, 3 ही हमारे पास मॉडलिटीज़ है ना, और उनको इकट्ठा भी किया जा सकता है, इनको अलग अलग भी किया जा सकता है। फिर यहाँ फैसला होता है, और यहाँ फैसले के बाद फिर उनकी ट्रीटमेंट यहाँ शुरू हो जाती है। ये है जी हमारा ऑन्कोलॉजी वार्ड, ये हमारा उनका आउटडोर है। ठीक है जी, आप ये देख रहे हैं कि बड़ा साफ सुथरा माहौल है, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये हुकूमत का अस्पताल है, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा माहौल हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ये प्रोफेसर खालिद साहब हैं, ये इंचार्ज हैं इस वार्ड के। ये ऑन्कोलॉजी वार्ड है हमारा, जिसमें हम मेल पेशेंट जो है ना उनको यहाँ अकोमोडेट करते हैं। ये आप देखिए, वालेकुम अस्सलाम, ये मेल पेशेंट्स के लिए ये वार्ड है, और यहाँ सारे ये डायग्नोज, ये सारे डायग्नोस्ड केसेस हैं कैंसर के, और इनको यहाँ पूरे ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इनको ज़रूरत है, शुआओं की ज़रूरत है, तो हमारे पास शुआओं का एक सेक्शन है, वहाँ चले जाते हैं। अगर कीमोथेरेपी की ज़रूरत है तो कीमोथेरेपी के लिए यहाँ पे हमारे पास पूरी फैसिलिटी है। डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये कीमोथेरेपी देते हैं। ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये उसको सुपरवाइज करते हैं जिनको शुआएं लगती हैं, और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ऑन्कोलॉजी वार्ड यहाँ मौजूद है। और आपको पता ही होगा इस बात का कि हमारे साथ एक और इदारा भी है जिसको हम पिनम कहते हैं। पिनम, बिल्कुल सही। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, वो जो है पिनम, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं कैंसर रिलेटेड, और तशखीस के लिए भी, और उसके अलावा वहाँ पे ऐसे भी हैं कि वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज भी मौजूद हैं, तो वो भी हमारे साथ अटैच्ड है। हालांकि वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन वालों का इदारा है, अच्छा, लेकिन वो आप समझे कि हमारे आपके साथ है, ठीक है। तो इस वक्त फैसलाबाद डिवीजन में आप ये कहें अंडर वन रूफ अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डायग्नोसिस की भी, ट्रीटमेंट की भी, जिसमें सर्जरी के लिए हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और कीमोथेरेपी की, तो ये सिर्फ हमारे फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ये मौजूद है। अदरवाइज बहुत कम सेंटर्स हैं पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे अंडर वन रूफ होते हैं। शौकत खाना में हैं, लेकिन उसको हमने यहाँ पे एक रेप्लिकेट किया हुआ है। ठीक है जी, अब मैं आपको लेके चलूँगा जी आउटडोर के अंदर। अब ये आउटडोर जो है, ये अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी नहीं है तो वो आउटडोर में आता है। अगर फौरी रात के 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे सुबह के अगर तकलीफ हो गई है आपको, तो आप उठ के इमरजेंसी आएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको तकलीफ ऐसी नहीं है कि जिसको फौरी ज़रूरत है आपको इलाज की, तो आप सुबह आउटडोर पे आएंगे। तो ये हमारा आउटडोर है, और ये ओपन है सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ओपन है, ठीक है। और इसके अंदर हर काफ़ी कंजस्टेड, आप ये देख रहे हैं ना, हमारे पास डेली बेसिस पे 5000 मरीज रोजाना की बुनियाद 5000 के लगभग, कभी 4000 हो गया, कभी 5500 हो गया। तो एवरेज जो पेशेंट है फैसलाबाद से या फैसलाबाद के बाहर से? नहीं, सिर्फ फैसलाबाद शहर या डिस्ट्रिक्ट से नहीं, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद डिवीजन में है, टोबा कह लीजिए, जंगोट कह लीजिए, झंग कह लीजिए, और तहसीलें जो हैं, ये सब लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो साहिवाल से भी आते हैं, सरगोदा डिवीजन से भी आते हैं। बहुत बड़ी तादाद है डॉक्टर साहब। आप वही सुबह सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे थे, फिर वही मैं आऊँगा। आप बताइए कि हाउ वन कैन फील सेटिस्फाइड। पेशेंट की सेटिस्फेक्शन भी वो नहीं हो सकती, हमारी भी नहीं हो सकती। तो अब 5000 मरीजों के साथ, हर मरीज के साथ ऑन एवरेज 2 अटेंडेंट है। बेशक सही कह रहे हैं, किसी के साथ 4 है, किसी के साथ 1 है, तो ऑन एवरेज 2 अटेंडेंट है। ठीक हो गया जी। तो 5000 वो
और 2 डंडे 15,000 डेली बेसिस जो डेली बेसिस के ऊपर इस सारी फैसिलिटी को विजिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वॉशरूम्स जैसे ही भी सही कह रहे इस्तेमाल हो रहे हैं 15,000 लोगों से। अब 15,000 लोग जो हैं ये कोई 20 वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे तो अब आप देखिए कि उसकी मेंटेनेंस आसान काम है। मुश्किल, बहुत मुश्किल है। नहीं देखें, सही कह रहे हैं आप। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है ना। बेसिक आप ये कहेंगे जी ये सफाई नहीं है, तो ये है हमारी। उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि लोग ये नहीं सोचते कि ये प्रॉब्लम मेरी है वो PHU में भी हल हो सकती है, RHC में भी हल हो सकती है। लेकिन बड़े डॉक्टर समझते हैं वो यहाँ पे आते हैं। सीधे लोग हाँ। जो है ना यहाँ आ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारा 80% लोड जो इस टर्शरी केयर हॉस्पिटल पे आउटडोर में आता है ये PHU RSCs में THQ और DHQ में रुक सकता है। हो सकता है, बिल्कुल सही। हमारे पास वही 20% लोग आए जिनको रियली कोई एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपके ऊपर सेहत सहूलत कार्ड काउंटर भी यहाँ पे वो भी फैसिलिटीज दी है? मैं पहले बता दूँ, सर दर्द, यहाँ पे दर्द हो रही है, बाजू में दर्द हो रही है, ठीक है, और गला खराब, वो मरीज यहाँ नहीं आना चाहिए। टीचिंग हॉस्पिटल है ये, वो आना चाहिए जिसको गले में कोई रसोली है। हाँ, कुछ सीरियस पेशेंट्स हैं। ये हमारा अलमिया है। जी मैं आपको डिससेटिस्फेक्शन की बात इस बात की आगाज जी, बिल्कुल। आर यू सेटिस्फाइड बाय दी सर्विसेज फैसिलिटीज, बिल्कुल सही। I am satisfied. I can cater for 20% of the patients who are coming here, not for 100%. ठीक है, लेकिन हम उनको रिफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपकी बात है ये सेहत सहूलत कार्ड, आपको पता होगा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव है और उसका विजन है कि सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी जाए, और ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है कि हर बंदा इंश्योर्ड है, पंजाब के सब लोग खानदान इंश्योर्ड होते हैं, बिल्कुल सही। और उनको फ्री फैसिलिटी मिलेगी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी एम्पैनल हो चुके हैं, सरकारी अस्पताल भी एम्पैनल हो चुके हैं। 9 फरवरी को यहाँ पे आगाज़ हो रहा है, इसकी हम तैयारियाँ कर रहे हैं। ये हमने काउंटर बनाया हुआ है, यहाँ पे जो मरीज एडमिट होंगे और वो सेहत सहूलत कार्ड की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आएंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे और उनको एक नंबर हेल्थ जारी कर दिया, नंबर इशू कर दिया जाएगा, और उसके तहत वो दाखिल हो जाएंगे और उसका सारा इलाज जो है जितना भी एक्सपेंडिचर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू इंश्योरेंस कंपनी वो पे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल तो सही। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसकी अपनी तैयारियों में मौजूद इस वक्त हर जगह में इस हवाले से ये आपको देखने हैं। इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे हम एक फिल्ट्रेशन आउटडोर बनाएंगे। देखिए, जबरदस्त इसमें हमने आइडिया कहा है। कि फिल्ट्रेशन आउटडोर बनाएंगे। जबरदस्त आइडिया है। फिल्ट्रेशन आउटडोर में होगा कि वहाँ पे हमारे 4 डॉक्टर बैठे होंगे, वो जिस तरह नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार वहीं पे उसको वहीं से कहीं वहाँ अगर महसूस करें कि नहीं ये पेशेंट ऐसा है इसको आगे इलाज करवा चुका है और ये आराम नहीं आया, ये कुछ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको हमारे पास भेजेंगे ताकि हमारा प्रोफेसर यहाँ बैठा हुआ है वो 100 मरीज ना देखे। हाँ। मैं चाहता हूँ वो 20 मरीज देखे, बेशक सही कह रहे तवज्जो के साथ देखे। तवज्जो के साथ देखो, उनका वक्त जो है ना वो जो एक किस्म का अमूमी तासुर पाया जाता है कि डॉक्टर सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। इंशाल्लाह ताला बनाने का प्रोग्राम बनाया है और उसके लिए हमने हुकूमत को रिक्वेस्ट की है कि हमें फंड्स दिए। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जी, बेहतरीन आइडिया है। फिजियोथेरेपी जो है ना ये डिपार्टमेंट है जी, यहाँ पे लोगों की ज़ाहिर है आपको जिनको कॉलेज हो गया है उनकी फिजियोथेरेपी हो जाएगी, चोट लग गई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद वो अपने बाजू मूव नहीं कर सकता, टांगे मूव नहीं कर सकता, बैक एक आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जी। उसके लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। हर तरह की यहाँ फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। अल्ट्रासाउंड से भी वो हम ट्रीट करते हैं बैक एक को, और उसके अलावा वो जो हमारे टेंस एक होता है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन करके वो मसल ये देखें ना, ये अभी एक पेशेंट है, इसको ये इंफ्रारेड रेज के साथ इसकी ट्रीटमेंट हो रही है फिजियोथेरेपी जी। ये अब देखें हम आउटडोर क्यों इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो है रूम्स कम है, मरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें ये बाहर करना पड़ा ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे ये अंदर होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मरीज की प्राइवेसी भी होनी चाहिए। अगर खातून होती है डेफिनेटली तो हम अंदर डील करते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारा डेंटल आउटडोर है, ठीक है,
और ये लोग इंतजार कर रहे हैं अपने अपने बारी का बिल्कुल फिलिंग हो रही है, RCT हो रही है। अभी आपको मैंने आउटडोर दिखाया है, ये आउटडोर की बिल्डिंग है, आप देख लीजिए। और ये हमारी ना सर्जिकल इमरजेंसी की बिल्डिंग है। ये वाली। हाँ जी, मेडिकल इमरजेंसी आपको दिखा दी। सर्जिकल इमरजेंसी में वो लोग आते हैं जिनको कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो गया, ये सर्जिकल केसेस हैं, वो फिर इमरजेंसी में हमारे आते हैं। ये राउंड द क्लॉक आते हैं। ये क्योंकि सर्जरी में ऐसा है कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई है तो आउटडोर में ले जाने के बजाय हम सीधा सर्जिकल इमरजेंसी सीधा ले आते हैं। आप ये देख रहे होंगे ये सेहत सहूलत कार्ड का यहाँ काउंटर बन गया हुआ है और इंशाल्लाह ताला 9 फरवरी से ये आगाज़ हो जाएगा। जैसे ही पेशेंट आएंगे उनको यहाँ पे एंट्री होगी और उनका सारा इलाज जो है यहाँ पे फ्री हो जाएगा। पहले भी फ्री हो रहा है। अब ये देखिए कि ये नहीं कि पहले फ्री नहीं हो रहा। जो स्टेबल पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। हमको दर्द की दवाई दे दी, उनको टेटनस का टीका लगा दिया। लेकिन जो अनस्टेबल पेशेंट है, जो सीरियस पेशेंट है, उसकी हम यहाँ पे उसको फौरी तौर पे इलाज मुहैया करते हैं। ठीक है। और क्रिटिकल पेशेंट्स जो अनस्टेबल पेशेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे हम स्टेबलाइज करने के बाद यहाँ से फिर हम वार्ड में शिफ्ट करते हैं। यहाँ फिर उन पेशेंट की जो है वो फर्दर ट्रीटमेंट होती है, उनको प्रिपेयर किया जाता है सर्जरी के लिए। और जब वो सर्जरी के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर सामने ही ऑपरेशन थिएटर है, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे जो है वो इमरजेंसी में मौजूद हैं, मेडिकल इमरजेंसी में मौजूद हैं, सर्जिकल इमरजेंसी में मौजूद हैं। अब सर्जिकल इमरजेंसी में न्यूरो सर्जन भी मौजूद है, यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन भी मौजूद है, जनरल सर्जन भी मौजूद है, वास्कुलर सर्जन की जरूरत पड़ती है, वास्कुलर सर्जन भी है, प्लास्टिक सर्जन, बर्न के पेशेंट जो हैं पहले यहाँ आते हैं, उसके बाद बर्न यूनिट पे जाते हैं, वही मौजूद हैं। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पे 4 ऑपरेशन थिएटर स्टेट ऑफ द आर्ट है। हमारे डॉक्टर काम करते हैं, हाउस ऑफिसर भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स जो मैंने आपको पहले बताया वो भी यहाँ काम कर रहे हैं, सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं। फिर इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कोई ऑपरेशन के दौरान आपको ज़रूरत पड़ गई है कि ये ऐसा केस है जो बहुत सीरियस है, ये सीनियर रजिस्ट्रार हैंडल नहीं कर सकता, तो फ़ोन करेगा तो प्रोफेसर ऑन कॉल जो है या एसोसिएट प्रोफेसर ऑन कॉल है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो फ़ौरन पहुंचेंगे उनकी मदद के लिए। यहाँ पर कितनी एवरेज है रोज़ाना की मरीजों की? देखिए यहाँ से जो हमारा सर्जिकल डिपार्टमेंट है यहाँ पे 500 to 600 पेशेंट जो हैं ऑन दी एवरेज आते हैं डेली बेसिस पे। और मेडिकल इमरजेंसी में 600 to 700 के करीब पेशेंट आते हैं। और इसके अंदर फिर मैंने वही बात बताई, कुछ पेशेंट हैं वो स्टेबल होते हैं, उनको सिर्फ ड्रेसिंग की ज़रूरत है या इंजेक्शन की ज़रूरत है, वो चले जाते हैं। तो तकरीबन आप समझिए 60% ऐसे पेशेंट हैं जिनको एडमिशन की और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है सर्जिकल इमरजेंसी में, वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बच्चा वार्ड भी है, उसकी इमरजेंसी भी है, पीडियाट्रिक इमरजेंसी, पीडियाट्रिक सर्जिकल इमरजेंसी भी है, पीडियाट्रिक मेडिसिन की इमरजेंसी भी है, बर्न का मैंने आपको बता दिया। तो आप समझें कि फैसलाबाद डिवीज़न और उसके इर्द गिर्द जो है हमारी सरगोदा और साहिवाल डिवीज़न के जितने भी लोगों हैं उनके लिए एक ये आखिरी जो है ना आराम आखिरी कहना चाहती है कि ये जगह है जहाँ पे ये आके अपना इलाज जायमान आखिरी है। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं कि हम उनको मैनेज कर लेते हैं। तो ये जो 500-600 की एवरेज है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे इसको फैसिलिटेट किया जाता है? जी बिल्कुल। इसके लिए भी आपको कोई जगह की एक्सपेंशन की ज़रूरत है? देखिए यहाँ पेशेंट रहते नहीं है जी, यहाँ पे राउंड द क्लॉक यूनिट्स मूव करते हैं। जिस तरह आज ट्यूसडे है तो आज यूनिट 2 ऑन कॉल है, इनकी 24 घंटे इमरजेंसी है। 24 घंटे के बाद ये अपने मरीज यहाँ से अपनी वार्ड में ले जाएंगे और आर्थो में भी चले जाएंगे, न्यूरो में भी चले जाएंगे, फिर अगला यूनिट आ जाएगा, वो इस तरह। तो पेशेंट्स का टर्नओवर जो है ना वो बहुत होता है। जब वार्ड में चले जाता है पेशेंट ऑन दी एवरेज 2 से 3 दिन वहाँ रहता है, 2-3 दिन के बाद उनको घर भेज देते हैं, बाद में आके अपने टांके निकलवा लेते हैं, वुंड केयर बाद में हो जाती है। तो इस तरीके से ये फ्लो चलता रहता है। फर्ज करें ब्लड का टेस्ट है, जब तक डॉक्टर ना गए आप क्यों करवाएं? ठीक है ना, आप तो नहीं समझते कि मुझे LFT की जरूरत है। ठीक है, अगर ये कान हो गया आप कहिए मैं LFT करवा लूँ, नहीं, आपका काम है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। अब ये बात है कि लोग पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सीधा चले जाते हैं, मेरा टेस्ट कर दो, डेंगू का टेस्ट कर दो, मुझे बुखार हो गया मुझे कोविड लग रहा है। हाँ ना, पैथोलॉजी वाले को नहीं करना चाहिए, उसे कहे कि डॉक्टर के पास जाए, वो रिकमेंड करवा के लेके आए। इस तरह उनका बिजनेस खराब होगा। ठीक है, हुकूमत को चेक एंड बैलेंस इस हवाले से रखना चाहिए। उनका बिजनेस खराब होगा। सारी चीजें ये बाहर के मुल्कों में कोई ओवर द काउंटर आप दवाई नहीं ले सकते। यहाँ आप जो मर्जी दवाई ले लीजिए, ठीक है, यहाँ आप जो मर्जी टेस्ट करवा लीजिए,
आप जाके जी मेरा पूरी बॉडी का सीटी स्कैन कर दो, कोई कहेगा प्राइवेट सेक्टर में कि जी मैं आपका सीटी स्कैन नहीं करता, बताएं मुझे कि जाओ डॉक्टर से, वो कहेगा आओ जी आओ 40-50 हज़ार रुपये मैं कमाऊँ आपसे, ठीक है ना, ये नहीं है, ऐसा ही है ना। आप जाके जी मेरे पेट का अल्ट्रासाउंड कर दो, वो फौरी करेगा, ना दवाई मिलनी चाहिए ना कोई टेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है। फिर लोग यहाँ पे भी आके डिमांड करते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरा MRI करवा दो, भाई किस लिए, मेरे कमर ही दर्द हो रही है, नो, तुम जाओ जाके न्यूरो सर्जन को दिखाओ, तुम जाओ जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाओ। हाँ, अगर ऑर्थोपेडिक प्रिस्क्राइब करे, वो कहे कि यार इसको MRI की जरूरत है, तो फिर हम ये नंबर ऑफ MRI और CT स्कैन कर्टेल कर सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से लोग अंडर प्रेशर हमें आके यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं जी, हमारे प्रोफेसर आसिम शौकत साहब हैं, ये इंचार्ज हैं इसके, ये भी खुद बताएंगे मुझे कि लोग चल के आते हैं कि जी मेरा MRI कर दो, ऐसे ही है ना जी, ठीक है ना, विदाउट रिकमेंडेशन। फिर ये कहते हैं जी आप किसी से रिकमेंड करवा के लाइए, ठीक है। हमारा जो 40% जो वर्कलोड है ना वो अननेसेसरी CT स्कैन MRI और अल्ट्रासाउंड का है, जिस मैंने बड़ी वो किया है मोहतात अंदाजा, तो ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा हो गया और लोग कमा रहे हैं इस बारे में, तो यहाँ पे भी हो गया। ये अगर कम किया जाए तो फिर हमारे जो है ना, ये इस हवाले से आपका गवर्नमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको क्या आपकी कोई रेजोल्यूशन? हेल्थ डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन ये है कि विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर यू विल नॉट डू MRI CT। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ये चीजें चलती हैं, प्रेशर और इस तरह के जी, मैं CT स्कैन कराए बगैर रह नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आएगी, इस तरह के भी लोग हैं। सही कह रहे हैं। तो ये अगर चीज़ें हो जाएं, यहाँ हमने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि अल्ट्रासाउंड CT स्कैन MRI जब तक HOD रिकमेंडेशन नहीं करेगा, नहीं, हमारा कोई हाउस ऑफिसर रिकमेंड नहीं कर सकता, हमारा PGR नहीं कर सकता, ये उसको देखते हैं कि वाकई इसको, क्योंकि हमारे पास देखें जी जो रिसोर्सेज कम है, हमारे पास पेशेंट बहुत ज्यादा हाँ जी, टाइम कम होता है। CT MRI करना शुरू कर देंगे तो ये मशीनें जो है ना, ये तो जब नहीं चलेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जी हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे MRI CT स्कैन अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे डेली बेसिस पे कितने पेशेंट्स को जो है आप कर डॉक्टर साहब बताएंगे, मेरा ख्याल डेली बेसिस पे? हमारा अपना डिपार्टमेंट 24 आवर्स अ डे, भाई 100 के करीब पेशेंट आप रोजाना की बुनियाद पे MRI के CT स्कैन को इससे आप डबल भी कर रहे हैं, 250 तक, अल्ट्रासाउंड में 300-350 तक। हमारा सिर्फ डेली आप पेशेंट का 1200 पेशेंट है जो हमारे डिपार्टमेंट से पर डे गुजरते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर है। बेशक 1200 को अगर आप 24 घंटों में डिवाइड करके देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेशक कैपेसिटी चल रही है हमारी। तो बाकी सर की गाइडेंस की वजह से अभी जब अगर हम ये प्रिस्क्रिप्शन वाला काम बंद कर देना कि वो ना हो, तो हम तो जो कर दें। बेशक सही कह रहे हैं। अभी हम इतना रिस्ट्रिक्ट करके जिस तरह के हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम उसके बावजूद इतना रश, बावजूद हम स्कैन प्रोसेस होके जब आ जाते हैं ना, यहाँ पे इस तरह की फिल्म्स की हो जाती है, फिर उनकी फिर रीडिंग हो जाती है। और ये कंप्यूटराइज्ड वर्क स्टेशन है, यहाँ पे साथ में आप रीड ये जितने भी टेस्ट होते हैं ना जी, यहाँ पे MRI स्कैन, उसके बाद इनके सारे बैठ के यहाँ पे ये इसको देखते हैं और प्रोफेसर साहब की क़यादत के अंदर ये असेस करते हैं, यहीं से रिजल्ट और इसके रिजल्ट जनरेट करते हैं और इनसे वेट करवाते हैं कि ये डायग्नोसिस है, फिर आगे जाता है। तो लगभग मैं समझता हूँ कि लेस देन 50% होते हैं जिनके अंदर कोई वाकई चीज़ निकलती है, बाकी नॉर्मल ही निकलते हैं। वही बात जो मैंने पहले आपको रीट्रेट करा था। अब तो देखें, अब ये टेली मेडिसिन का ज़माना है, डॉक्टर साहब घर बैठे हों और यहाँ पे रात को एक पेशेंट आया है, उसको हेड इंजरी है, उसका हमने CT स्कैन किया है। तो पहले तो ये था कि डॉक्टर साहब को आना पड़ता था देखने के लिए CT स्कैन, या CT स्कैन इनके घर भेजना। अब डॉक्टर साहब को हम भेज देते हैं, वैसे कि व्हाट्सएप कर देते हैं किसी तरीके से, ये उसी वक्त डायग्नोज कर देते हैं कि जी इसको इस वक्त ये चीज़ हेड इंजरी हुई है, अंदर ब्लीड हो रहा है, इसका पूरा ऑपरेशन करो। पैथोलॉजी लैब, और इसमें जो टेस्ट इस वक्त मार्केट में हैं वो सारे हो रहे हैं। अच्छा, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है और लगभग पूरी बॉडी के आप, हाँ जी, 1,000 टेस्ट जो है ना मुख्तलिफ नोयत के ये हम परफॉर्म कर रहे हैं पर डे जी। और ये राउंड द क्लॉक लैब चलती है, ये मशीनें राउंड द क्लॉक चलती हैं और बहुत वर्कलोड है। जैसे मैंने आपको दिखाया था पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, उसकी जो सरबराह हैं डॉक्टर फरवा बतूल, वही इसकी इंचार्ज हैं और वो
कॉलेज में वहाँ पढ़ाती हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ें देखती हैं, को सुपरवाइज़ करती हैं। और ये हमारी सेंट्रल लैब है एलाइट हॉस्पिटल। ब्लड के हवाले से, यूरिन के हवाले से, तमाम सारे टेस्ट जो है ना वो यहाँ पे हम करते हैं जी। और ये सारी हुकूमत की तरफ से सब किट्स आती हैं और कोई पेशेंट जो है ना इसके लिए पे चार्ज नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे कितने रोजाना के बिना जैसे बता रहे कि 3,000 के करीब रोजाना कितने मुख्तलिफ नहीं है इसके अंदर। साल 35 साल पहले की, तो उस वक्त हम कहते 12 करोड़ आबादी। 30 साल पहले की हम बात कर रहे थे, 12 करोड़ पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम, अब 24 करोड़ अवाम। 30 साल में हम डबल हो गए, ठीक है ना। अब आप हिसाब लगाइए अगले 30 साल में क्या होगा, ये 48 हो जाएगी। जब 48 करोड़ अवाम हो जाएगी और अगर हमने अपने वसाइल ना बढ़ाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर यही सिस्टम रहा फिर हम कोलैप्स करेंगे ना, ठीक है। फिर हमें फिर अपनी आबादी कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये हमारी नर्सरी है जी, इसमें डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 100 एडमिशन होता है। और ये सारे वो बच्चे हैं जो यहीं बच्चे काफ़ी जो यहाँ पैदा होते हैं, वही उनकी कोई इशूज़ होंगे तो उनको यहाँ ले आया जाएगा। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट आई बोर्ड है, ये कंपैरेटिवली आपको क्लीनर नजर आएगा बेशक, इसलिए कि ये आँख की प्रॉब्लम है, सिर्फ उनका स्टे होता है और ये 1 या 2 दिन यहाँ ठहरते हैं। यहाँ पे जो आई की एडवांस सर्जरी देखें, कुछ तो है ना, ये जिस तरह मोतिया आ गया, सफ़ेद मोती है, काला मोती है, ठीक है, या आँखों में कोई सुर्खी आ गई, ये तो वो हैं जो मामूली बीमारियां हैं। हमारे यहाँ पे जी इधर भी कर लेते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ ये बहुत एडवांस बीमारियां जो है ना वो डील होती हैं, जिसके अंदर यहाँ पे ट्यूमर्स के बारे में भी यहाँ पे इलाज किया जाता है। उसके बाद जो पर्दा है जिसे रेटिना कहते हैं वो हिल जाता है शुगर के मरीज़ों में, उसका इलाज। और जो अंदरूनी साख्त है आई की, उसके साथ रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं ना, आई के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो यहाँ पे लेकिन छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन ये बड़ा वास्ट है। इसके अंदर 5 या 6 स्पेशलिटीज हैं इस वक्त जो इसको डील कर रही हैं। तो वो सारी जो हम यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, हमारे पास ट्रेनर्स भी मौजूद हैं। ना सिर्फ ये हम यहाँ पे लोगों का इलाज करते हैं, बल्कि MBBS जो कर रहे हैं उनकी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जो लोग आई के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, ठीक है, बच्चों की आंखों की बीमारियां अलग हैं, पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी से कहते हैं। इसी तरह जो एंटीरियर चेम्बर है हमारा, उसकी बीमारियां अलग हैं। विट्रियो रेटिनल सर्जरी है जो पीछे करते हैं आँख के, उसकी अलग। तो इस लिहाज से ये जो डिपार्टमेंट है ये बड़ा सेंसिटिव प्रोवाइड कर रहा है। और इस वक्त मेरा ख्याल इनकी जो शायद आँख देखने की जो है सलाहियत है उसको चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये अपरेटस है जिससे इसकी आँख की अंदरूनी साख्त है जो उसके बारे में असेसमेंट की जाएगी। इनकी ग्लासेस के बारे में क्या लगाने हैं, इसके संबंध सही है। प्रेशर भी है जो ये USA से या जो डोनेट करते हैं, ऐसे पेशेंट जिनकी विजन इसी तरह रिकवर नहीं हो सकती, ये बड़ी एक्सपेंसिव एज हैं, लेकिन ये डोनेशन में आते हैं यहाँ पे मिनिमल कॉस्ट में ऑलमोस्ट फ्री हैं सारी। ऐसे पेशेंट हैं उनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, तो ये रूम स्पेशली उनके लिए बनाया हुआ है प्लस पेशेंट। इसके अलावा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी करते हैं। ज़बरदस्त जी, ये जो आपके जो है ना कर्निया है, कॉर्निया जिसको अगर डैमेज हो जाए, किसी को नज़र नहीं आता तो उसको उतार के नई आंख लगाना, पुतली लगाना, उसका ऑपरेशन भी हमारे यहाँ पे किया जाता है। और बहुत से पेशेंट हैं यहाँ पे कितने पेशेंट्स रोजाना की बुनियाद पे आप देखते हैं इस डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट में?
यहाँ पे आउटडोर में तो मेरा ख्याल है कोई 100 पेशेंट जरूर देखा जाता है। 400 to 500 का ओपीडी है। अच्छा। और हमारे पास 42 वार्ड बेड्स हैं एडमिशन, और हमारी वीक में 3 डेज लिस्ट होती है। एवरी अल्टरनेट डे सारे पेशेंट्स रोटेट हो जाते हैं। एक सर्जरी होती है ये फुली वाइड होते हैं क्योंकि आज ओटी है, ऑपरेशन पे है, कॉर्नियल सर्जरी हो रही है, ट्रांसप्लांट, आई बैंक के हमारा patient। अपने पेशेंट से लेके स्टोर भी करते हैं, सिर्फ बाहर से नहीं मंगवाते। रोजाना 400 के करीब आप मरीज यहाँ पे OPD उनको 400 फैसिलिटेट OPD करते हैं। जी। बिल्कुल सही कह रहे 400 हैं। और 42 आपके पास बेड्स बेड्स हैं हैं जो inpatient। बिल्कुल और सही। वो अल्टरनेट डे पे रिप्लेस होते हैं तकरीबन 3 हमारे ऑपरेशनल लिस्टें होती हैं एवरी अल्टरनेट डे। तो ये जी सर्जिकल डिपार्टमेंट है अच्छा, और ये सर्जिकल के पेशेंट जो हैं जिनको किसी के अपेंडिक्स की तकलीफ है, किसी के पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, किसी की वो मोटापे की सर्जरी है, और इस तरह जो सर्जिकल इमरजेंसी में पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आ जाते हैं, जिनकी किसी की तिली फट गई, किसी का जिगर फट गया, फेफड़ों में कोई ज़रब आ गई, उधर चेस्ट के अंदर ब्लड आ गया, कोई मेजर वाउंड्स हो गए, वो सारे वहाँ से इमरजेंसी से यहाँ पे हम ले आते हैं। प्रोफेसर साजिद शेख साहब हैं, वो ये इंचार्ज हैं इस वार्ड के, और आपने देखा होगा अभी ये राउंड कर रहे थे, और इनके इर्द गिर्द जो हैं सीनियर डॉक्टर साहबान हैं, फिर इनके PGRs हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, जिनको ये हर मरीज़ को देखते हैं, उसके बारे में हिदायत इशू करते हैं। और एक तो मरीज़ का इलाज तो हो ही रहा है जो ये देख रहे हैं, उसके बाद ये टीचिंग भी कर रहे हैं, हाउस ऑफिसर भी तालीम हासिल कर रहा है, ट्रेन हो रहा है, उसके बाद जो इनके साथ पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं वो भी इनसे सीख रहे हैं, और जो इनसे उन बड़े अगले टीयर के अंदर सीनियर रजिस्ट्रार हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट हैं, वो भी लर्न कर रहे हैं। ये जितना इनका तजुर्बा है माशाल्लाह, ये अपना वो उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पे ना तालीम व तदरीस और साथ ट्रीटमेंट। यहाँ पे कितने लोगों को डेली बेसिस पे फैसिलिटेट कर देते हैं आप अंदाज़न? देखें आउटडोर में तो हमारे वहाँ पे लगभग 200-250 पेशेंट आता है, 200 से लेके 250 आउटडोर में पेशेंट आता है। यहाँ मेजर सर्जिकल इमरजेंसी में आता है, आउटडोर ठीक है। इमरजेंसी के अंदर तकरीबन इसी तरह 300 to 400 पेशेंट जो है ना हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं। कई पेशेंट हैं जिनको वहीं पे ट्रीटमेंट दे के घर भेज दिया जाता है, कुछ पेशेंट्स हैं जो चले जाते हैं न्यूरो सर्जरी में चले जाते हैं, इसी तरह ऑर्थोपेडिक्स में चले जाते हैं। बाकी जो पेशेंट हैं तकरीबन 40% पेशेंट वो उनका ऑपरेशन करके मेजर ऑपरेशंस कितने पर डे ऑलमोस्ट कर लेते हैं? मेजर ऑपरेशन जो इमरजेंसी के अंदर हो रहे हैं वो लगभग 25 से 30 होते हैं पर डे जी। और जो हमारी लिस्ट है ये 15 से 20 ऑपरेशन लिस्ट के ऊपर होते हैं। ये ना पर डे, तो एक यूनिट जो है वो 2 दफ़ा करता है, तो समझ लीजिए 15 से 20 2 दफ़ा, अगर हम 30 ऑपरेशन ये इलेक्टिव हो जाएंगे, और इसी तरह 2 उनके अगर हैं इमरजेंसीज तो 60 के पेशेंट वहाँ होंगे। लेकिन यहाँ टर्नओवर बहुत होता है, पेशेंट का जो मिनिमम स्टे यहाँ है वो 1 दिन भी हो सकता है और 5 दिन भी एक्सटेंड करते हैं, लेकिन एवरेज अगर हम कहें तो 1 to 2 डेज पेशेंट को हम घर भेज देते हैं। वो अपने टांके निकलवाने के लिए बाद में आ जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए बाद में आ जाता है। कुछ पेशेंट्स रहते हैं तो जो यहाँ पे 1-2 हफ्ते भी रहते हैं, जिनकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई या कोई सीरियस पेशेंट है, उसको वेंटिलेटर भी डालना पड़ गया, उसके लिए कुछ ज़्यादा देर भी लग सकती है। ये ज़्यादा मरीजों बेशक सही कह रहे हैं, इतना ज़्यादा अपने मेंटेनेंस करना ये छोटी बात नहीं है, कोई शक नहीं, सही कह रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन में अगर देखें तो कहेंगे यार हमें वो सफाई सुथराई जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लशपश नजर नहीं आती। मेरे ख्याल में उससे भी बेहतर है यहाँ का माहौल तो बेहतर डॉक्टर साहब। लेकिन मैं बताऊँ कि यहाँ जो ट्रीटमेंट हो रहा है ना, मैं समझता हूँ कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर हो रहा है। आपको इसकी मिसाल ये देता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कोई एक्सीडेंट मेरा हो जाए या मुझे कोई चोट लगे तो मैं आई विल प्रेफर कमिंग टू एलाइड हॉस्पिटल देन गोइंग टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मुझे ट्रीटमेंट जो है ना वो बेहतरीन मिलना है, सीनियर लोगों ने ट्रीट करना है, बेहतरीन लोग हैं, पूरे एक कंसल्टेशन देखें ना, एक कंसल्टेशन टीम है पूरी, बिल्कुल सही कह स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस सर्जन टिल प्रोफेसर, कितने टीयर्स हैं, वो हर बंदे ने देखना है, कोई चीज मिस नहीं होती। वहाँ पे आपका एक डॉक्टर देख रहा होता है, वो मिस कर सकता है। कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ऐसे जितने सारे एरियाज के कॉम्प्लिकेटेड केसेस है ना, रिफ्यूज्ड केसेस, वो भी अलाइड हॉस्पिटल में, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फैसिलिटीज मैं नहीं कहता कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल क्लेम कर सकता है कि इससे बेहतर है। हम लोग जब देखते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो हम खुद इधर रेफर करते हैं, और
इधर फिटीन होती है। ऐसे ही कि सर्जरी में प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम लोग पहले प्लान करते हैं, फिर टीम बनाते हैं, फिर उसको करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव भी उसकी केयर होती है। बिल्कुल सही। आईसीयू सर मेरा नहीं ख्याल कि इतना अच्छा आईसीयू इतना लाइट हॉस्पिटल में है, फिर हमारे प्राइवेट सेक्टर के किसी भी हॉस्पिटल। और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट आईसीयू। आपको पता है इस वक्त जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में हैं उनमें आईसीयू की पर डे लाखों रुपए पर डे तकरीबन लाख रुपया पर डे। सही कह रहे हैं आप। सर इतनी कॉस्ट हमारे भी आती है, सर लेकिन ये कॉस्ट गवर्नमेंट हमारी भी मैंने 4-5 होगी साल होगी पे नहीं जाता। ना, मैं वैसे पेशेंट को पे तो इतना करना पड़ता है, यहाँ पे वो सारा कुछ हो रहा है वही। लेकिन गवर्नमेंट अब पाकिस्तान जो है ना इसके बावजूद अगर लोग ये कहें कि जी हेल्थ की जो है वो फैसिलिटीज जो है ना सही तरह नहीं मिल रही, तो मेरे ख्याल में गलत बात दी जाती है, फिर कोई शक नहीं अभी इसमें। सर हमने एक करना है, जैसे मोटापे की सर्जरी करते हैं ना, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में 500,000 से कम नहीं होती और यहाँ बेशक। पे फ्री होती है। ये जी न्यूरो सर्जरी वार्ड है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने पेशेंट हैं उनके सरों पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं। किसी का ऑपरेशन होने वाला है, किसी का हो गया है। बहुत से पेशेंट हैं जो इमरजेंसी से आए हैं, इनके हेड इंजरी थी, उनको दाखिल किया हुआ है। ये आपका आईसीयू है? या कोई कॉम्प्लिकेशन का, उसके लिए आप ये देख रहे हैं कि इसको बड़े अच्छे तरीके से हमने रेनोवेट भी किया है और इसकी प्रॉपर अपलिफ्ट हुई हुई है। अच्छा, यहाँ पे कितने पेशेंट्स पर डे आप कर लेते हैं? हमारा डिपेंड करता है, डेली इमरजेंसी होती है बेसिकली ना सर, तो ऑलमोस्ट 20, 25, 30 तक ही चले जाते हैं। जो डेली ऑपरेट मेजर ऑपरेट ओनली द इमरजेंसी। इमरजेंसी, ठीक है। ऑपरेट के लिए हमारी 2-3 लिस्टें होती हैं पर डे, उसमें 8 to 10 पेशेंट्स पर लिस्ट हो जाते हैं। तो मंथली आप कितने पेशेंट्स को यहाँ पे इस वार्ड में जो है फैसिलिटेट करते हैं? मंथली डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट सर 14 बेड्स हैं ऑलमोस्ट। नहीं टोटल वार्ड टोटल वार्ड टोटल वार्ड में सर जो हमारा पर मंथ का है तकरीबन 400 करोड़ होता है। 400 डिपेंड करता है सीजन। 400 से 500 तक आप हर महीने में, ये बड़ी बात है ये ड्यूरो में, और ये इतनी मेजर जो एक कॉम्प्लिकेशन ये रेफरल सेंटर है ना हाँ जी, ऑल ओवर द डिवीजन। हेड इंजरी से पेशेंट यहाँ आते हैं, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट यहाँ आते हैं, कोई किसी को ब्लीड हो गया है, इंट्रासेरेब्रल ब्लीड हो गया है। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है ना बेसिकली न्यूरो सर्जरी का। इसमें किस तरह का पेशेंट डॉक्टर साहब देखा जाता है? ये देखें इसमें वो जो पेशेंट कोमा में पेशेंट हैं, सर्जरी की है, ब्रेन सर्जरी हुई है, अब उसको रिकवरी में कोई 2-3 दिन लगने हैं, तो उतनी देर में उनको मसनूई तनफ़ुस दिया जाता है, वो उसके लिए यहाँ पे वेंटिलेशन। उसके बाद फिर वो ऐसा ऐसा रिकवर करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं उनको ब्रेन डेथ भी हुई होती है, और वो भी कुछ देर के लिए हम मेंटेन करते हैं जब तक हम डिक्लेयर नहीं करते कि ये पेशेंट जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। ऑर्गन भी जो है डोनेट करते हैं, ख़ास तौर पे आई के लिए अपनी कॉर्निया डोनेट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से उनकी कॉर्निया ले लेते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा वो माहौल नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट्स की नीयत डिफरेंट होती है, और यहाँ पे पेशेंट का जो स्टे है वो भी 4 to 5 days ऑन दी एवरेज है। कई पेशेंट हैं जो यहाँ पे ये जनरल 2-2, 3-3 हफ्ते, जनरल पेशेंट्स यहाँ पे, मेडिकल के पेशेंट, सर्जिकल के जो जिनका ऑपरेशन हुआ है, वो आपका सर्जिकल वार्ड दिखा दिया था। इनमें वो लोग हैं जिनको जिगर की तकलीफ है, फेफड़े उनको नकारा हो चुके हैं, या फिर उनको कोई गुर्दों का प्रॉब्लम है, जिसका ये हमारा डायलिसिस यूनिट है। और इस वक्त आप 22 ऐसा 2 बैकअप है, फिर 20 लगी हुई है इंस्टॉल। अच्छा, 22 मशीनें जी यहाँ पे, और यहाँ पे राउंड द क्लॉक यहाँ पे लोगों का डायलिसिस हो रहा है। अच्छा, ये सिर्फ डायलिसिस का ही यहाँ, तो डेली बेसिस पे कितने यहाँ पे सर पेशेंट्स? वो है 83 मैक्सिमम। और ये टीचिंग यूनिट है जी। हाँ जी। इसमें जो नेफ्रोलॉजी है वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, और एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं, तो रेफरल बहुत ज़्यादा है इधर। खुसूसन हमारी ख़वातीन हैं
जिनके बच्चे हैं तो वो फिर सुबह जब आती हैं तो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ देती हैं, अपना काम करती हैं और फिर जाते हुए अपने बच्चों को ले जाती हैं। तो ये हमने इसमें नर्सिस के बच्चे भी हैं, डॉक्टर्स के बच्चे भी हैं, तो वो सारा दिन यहाँ पे रहते हैं, इनको लुक आफ्टर किया जाता है, ये खेलते हैं और उसके बाद ये फीड भी यहाँ दी जाती है और अच्छा पूरा दिन ड्यूटी आवर्स जो है यहाँ पे बच्चे को उन्हें फैसिलिटीज इसके लिए जो हमारे पास 20 बेड जो थे आइसोलेशन वार्ड में अवेलेबल थे, तो जिस तरीके से ये पेशेंट हमारे पास तादाद बढ़ी तो 20 बेड काफ़ी नहीं थे, तो फिर हमने इस तरह किया कि बहुत से वार्ड जो हैं जो आपको हम दिखा के लाए हैं उन वार्ड्स को हमने खाली कर दिया और उनको कन्वर्ट कर दिया इनटू कोरोना वार्ड। इसी तरह हमारे पास ये CCU2 था, जिस तरह आपको हमने पहले दिखाया एक कार्डियोलॉजी का CCU1, तो ये एक छोटा सा वार्ड था CCU2, इसको भी हमने कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया और हमारे पास जो तादाद है कोरोना के पेशेंट्स की तकरीबन 400 भी गई है इस अस्पताल के अंदर, बेशक से करें, और 200 हमारी तकरीबन मैक्सिमम गई है DHQ हॉस्पिटल में, इसी तरह 200 के करीब गई है हमारे गुलामदाबाद हॉस्पिटल में। तकरीबन 800 से लेके 1000 पेशेंट पर डे हमने यहाँ पे जब वो पीक पे था कोरोना उसको डील किया हुआ है। तो इस वक्त हमारे पास तकरीबन 26 पेशेंट हैं कोरोना के जी लाइट हॉस्पिटल में। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि बावजूद इसके कि पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, आपको पता है ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिविटी रेट जो है ये अब 4-5 तक भी टच कर रहा है। लेकिन अब का जो वायरस है ओमिक्रॉन वो इतना शदीद वायरस नहीं है जितना वो कोरोना कोविड-19 था या जो डेल्टा वायरस वगैरह थे। तो उसकी वजह से हमें एडमिशन हम पेशेंट का काम कर रहे हैं, आउटडोर बेसिस पे लोग ट्रीट हो रहे हैं, घरों में ही 5-5 दिन वो आइसोलेट हो रहे हैं। तो अभी हमारे पास 26 पेशेंट हैं। भरपूर किस्म का हमने इसमें एक्शन लिया जब कोरोना था। ऑक्सीजन की हमारी कैपेसिटी कम थी, हमने एक ऑक्सीजन का टैंक भी और लगाया और पूरी हमने एक टीम बनाई, कोरोना मैनेजमेंट टीम, जिसकी हमारी डेली मीटिंग होती थी, असेस करते थे पेशेंट्स को, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे कितने पेशेंट हैं। और इसी तरह हमने गायनी का एक वार्ड था, गायनी यूनिट 2, उसको हमने पूरा ICU कन्वर्ट कर दिया वहाँ पे, और यहाँ पे 56 वेंटिलेटर की हमारे पास कैपेसिटी रही है, जिसमें तकरीबन हमारे 50 तक मैक्सिमम गए हैं पेशेंट वेंटिलेटर पे। तो बड़ी अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस अस्पताल से कभी कोरोना की ट्रीटमेंट के बारे में कोई शिकायत ना आवाम की तरफ से आई है ना हुकूमत की तरफ से। जी पहले मैंने आपको दिखाया था न्यूरोसर्जरी वार्ड। न्यूरोसर्जरी वार्ड वो है जिनमें दिमाग के मरीजों का ऑपरेशन के ज़रिए इलाज किया जाता है, या हेड इंजरी के केसेस हैं वहाँ पे। ये है न्यूरोलॉजी वार्ड, इसमें फालिज के मरीजों का ज़्यादातर इलाज किया जाता है, या किसी को पैरालिसिस हो गया है, बाजू का, टांग का, कोई फालिज से जो है आधा हिस्सा जो है वो आपको पता है कि जब फालिज ज़्यादा हो जाता है, तो ये न्यूरोलॉजी की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, उसके लिए हमें एक वार्ड की ज़रूरत थी। तो हमने ये खुद एक जो आपको मैंने बताया कि कन्वर्ट किया, इसको एक वार्ड बना दिया। इस वक्त यहाँ मेरा ख्याल कितने पेशेंट 20 से लेके 25 पेशेंट जो है ना, हम 20 बेड्स हैं वो हम अकोमोडेट कर लेते हैं यहाँ पे। और बहरहाल यहाँ पे हमारे एक स्पेशलिस्ट हैं जी, NCA-CMGs होती हैं, हाँ जी, जो फैसलाबाद पब्लिक सेक्टर पे सिर्फ हमारे पास ये हाँ जी, रेगुलर बेसिस पे पेशेंट्स। नर्व के टेस्ट होते हैं, EMG स्टडीज़ होती हैं, EEG की स्टडी होती है, नर्व कंडक्शन स्टडीज़, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं जी। ये है जी बर्न सेंटर, और ये एक शोबा ऐसा है जिसमें हमारे वो पेशेंट आते हैं जिनको बर्न्स हो जाते हैं, जल जाते हैं। आपको पता होगा कि अक्सर वाक़यात हो जाते हैं, कभी कोई फायर का इंसिडेंस हो गया किसी बिल्डिंग के अंदर, और खुदा न खास्ता जिस तरह बम ब्लास्ट हो जाए, उसमें भी बहुत से पेशेंट हैं बर्न किया जाते हैं। कई दफ़ा आपने सुना होगा कि किसी ने खुदकुशी कर ली, बर्न अपने आप को करके आग लगा के, या किसी को मारने के वाक़यात भी हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास अक्सर पेशेंट या घरेलू कई दफ़ा बच्चों के इलेक्ट्रिसिटी से तेज़ाब से या किसी तरह बच्चे अपने ऊपर गर्म पानी या दूध उंडेल लेते हैं। ये आजकल सुई गैस आपको इस्तेमाल होती है, हीटर इस्तेमाल होते हैं, कोई उसकी वजह से ब्लास्ट हो गया या कपड़े उसको लग गए हीटर को और वहाँ से आग लग गई जिस्म को। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, जले हुए पेशेंट जो हैं वो हमारे पास आते हैं।
और ये पेशेंट जो हैं वो सीधे पहले इमरजेंसी में आते हैं, सर्जिकल इमरजेंसी जो मैंने आपको दिखाई है। तो हम वहाँ पे उनका ट्रियाज करते हैं, देखते हैं कि ये पेशेंट जो है इसकी सीवियरिटी क्या है, कितने फीसद जिस्म जो है ना वो जल चुका है। अगर तो वो 20% से ज़्यादा जला हुआ है, या अगर 20% से कम है लेकिन वो डीप बर्न्स हैं, हमें इसे क्लासीफाई करते हैं सुपरफिशियल बर्न है या डीप बर्न है। या डीप बर्न हो या 20% से ज़्यादा मरीज़ जला हुआ हो, तो फिर हम उसको बजाय कि सर्जिकल वार्ड के अंदर उसका इलाज करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है और सेंटर है जिसको हम बर्न सेंटर कहते हैं, वहाँ पे भेज देते हैं। ये बर्न सेंटर में इस वक्त आप खड़े हैं, प्रोफेसर सईद अशरफ चीमा साहब हैं, ये प्रोफेसर हैं जी यहाँ पे, ये लुक आफ्टर करते हैं बर्न के पेशेंट को। इनको इब्तदाई जो है वो ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके अंदर फ्लूइड्स देते हैं और जो उसका कवर करते हैं, बर्न एरिया को कवर करते हैं। फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको ये सर्जरी करके रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ्ट लगाते हैं। और बाद में भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जिस तरह आपने देखा होगा बर्न के बाद कंट्रैक्शंस बन जाते हैं, एक तरफ जो है वो मुंह ढलक गया और खिंचाव आ गया, बाजू पूरा खुलता नहीं है बर्न की वजह से, उसको सीधा करना। फिर उसकी फिजियोथेरेपी पर डे या पर मंथ, तो ये डॉक्टर साहब बताएंगे आपको एग्जैक्टली फिगर्स जो आपके पास कितने जी पर डे आते हैं। सबसे पहले जैसे सरकार के पेशेंट आते तो हम रिससिटेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, इनमें से आपकी देखिए कि ज़्यादातर हमारे पास क्योंकि आती 20% बर्न से ज़्यादा 20% से ज़्यादा थे, तो इनको अगली स्टेज है वोन मैनेजमेंट का। आप देखिए कि स्टेजेस में है कि यहाँ पर रिससिटेशन है, ऊपर हम आइसोलेट करते हैं। सर जो फरमा रहे हैं कि बहुत सारे केसेस और ख़ासतौर पर जब ये 20% से ज़्यादा हो तो दे आर गोना लैंड इनटू कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, वो जब कॉम्प्लिकेशन फिर हम रिकंस्ट्रक्शन में, और जैसे सर कह रहे थे किसका चेहरा ढलक गया या कॉन्ट्रैक्चर बन गया, फिर हम चौथी स्टेज बन जाती है रिहैबिलिटेशन। तो ये सारी की सारी जितने हमारे पास 20% से ज़्यादा आएंगे, उनमें से बहुत एक आप कह लीजिए कि नॉमिनल सा जो परसेंटेज है वो कंजर्वेटिव आप कह लीजिए कि उसे सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े, अदरवाइज वो उसमें इतना गहरा बर्न होता है। क्योंकि जो कम बर्न है वो तो हम हमारी जो सर्जिकल इमरजेंसी है दे आर वेरी वेल इक्विप्ड। हमारी जो सर्जिकल टीम है माशाल्लाह, वो भी पूरा एक टीम का पर डे कितने पेशेंट्स आ जाते हैं? पर डे जैसे अगर मैं आज का आपको बताऊं तो 8 कॉल्स थी इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में 7 8 6 पर डे आते हैं। पर डे ये इतने % बर्न वाले पेशेंट हैं यहाँ पे आते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट ये होती है कि हम इन पेशेंट को लेके फौरी तौर पे जैसे जैसे इन्हें स्टेज किया जा सके और जैसे ट्रियाज किया जा सके, क्यों हमने इस लोड के साथ साथ भी चलना होता है। तो जैसे पिछले कुछ सालों में जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा तो हमें प्रॉब्लम आती थी कि पेशेंट पीछे डेवलप करें, लेकिन इस साल अल्लाह ताला का शुक्र ये हुआ कि जितने पेशेंट आते कि हमने उसी तरह से अपनी फैसिलिटी का एक्सटेंड करते हैं। तो जो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन है उससे हम थोड़ा सा, क्योंकि कोर्ट में गिना जाता है, उससे हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि वहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं उनको हम हर सूरत में बहरहाल उन्हें हम यहाँ बुला के रिससिटेशन और वो मैनेजमेंट वो किया। कि आपको पता होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शेल्टर होम्स का शुरू किया था एक प्रोग्राम कि बड़े बड़े अस्पतालों में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे अवाम नास बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे शेल्टर होम्स या लंगर खाने बने। तो अस्पताल में भी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से आपको अटेंडेंट्स नज़र आएंगे जो बाहर फिर रहे हैं और कॉरिडोर में फिर रहे हैं, और कई लोगों ने अपने ये लॉन्स के अंदर अपने वो जमाई हुई हैं, छोटी छोटी अपनी टोलियों में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपना वहाँ पे दरियाँ और गद्दे वगैरह बिछाए हुए हैं। तो उनके लिए हमने यहाँ पे एक शेल्टर होम जो है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे जी लास्ट स्टेजेस पे है। इस शेल्टर होम के ऊपर जो है हमने एक लॉन्ग स्टे वार्ड जो है वो हमने शुरू किया है। ये लॉन्ग स्टे वार्ड का कॉन्सेप्ट जो है ये मेरा ख्याल में बड़ा एक नॉवल कॉन्सेप्ट है और शायद पाकिस्तान में ये पहला कॉन्सेप्ट है कि वो पेशेंट जो हमारे मेडिकल के ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट जिनको ज़्यादा देर अस्पताल में रहना पड़ता है, 10 दिन से ज़्यादा, 20 महीना, कई 4-4 महीने 5-5 महीने रहते हैं। ये एंड स्टेज डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, किन्हीं के फेफड़े नाकारा हो गए, किसी के गुर्दे नाकारा हो गए, किसी का जिगर नाकारा हो गया। अब ये पेशेंट्स वो हैं जिनको हम घर भी नहीं भेज सकते, घर में वो कैसे उसका इलाज करेंगे, उनको ड्रिप की ज़रूरत है, उनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, और उनको हम यहाँ रखें तो वो बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं, नए पेशेंट को जगह नहीं मिलती। तो हमने ये सोचा है कि ये वो पेशेंट जिनको 10 दिन से ज़्यादा अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत है उनको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और उनको
जो ट्रीटमेंट मिल रही है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होती। कितने अर्से में ये कंप्लीट हो जाएगा? ये देखें, ये इसको तकरीबन 1 साल हो गया शुरू हुए हुए, और ये मैं बताऊँ ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मुखय्यर हज़रात हैं, उन्होंने मिल के इसको किया है, इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और वो इसको चला रहे हैं, और वही बाद में भी इसका खर्चा वर्चा जो है वही करेंगे। तो अंदाज़न कितने दिनों तक? मेरे ख्याल में ये आइंदा 2 महीने के अंदर इसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट हो जाएगा जी। तो ये कॉन्सेप्ट है जी शेल्टर होम का और लॉन्ग स्टे वार्ड का। रीजनल ब्लड सेंटर में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इसकी जो फंडिंग है वो हमने की है जर्मन गवर्नमेंट ने, उनके इश्तराक से ये जो है ये रीजनल ब्लड सेंटर जो है ना इस कैंप पर ये हो रहा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के बारे में आपको बताता चलूँ कि आपको पता है कि कोई पेशेंट है जिसका कोई खून ज़ाया हो गया है एक्सीडेंट के बाद, ऑपरेशन के वक्त उसको खून की ज़रूरत है, ख़वातीन हैं उनको केसेस होते हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड की इस बड़े हस्पताल में जहाँ आप इसको विज़िट कर चुके हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 300 से 400 बोतलें खून जो है ना डेली चाहिए होता है। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ अलाइड हॉस्पिटल की है। इसके अलावा अगर आप समझें कि पूरा ये फैसलाबाद डिवीज़न अगर करें तो इसकी रिक्वायरमेंट जो हज़ारों में पर चली जाएगी। तो अलाइड हॉस्पिटल में इस वक्त हमारे पास एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर है जिसकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 200-300 ब्लड स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और उनकी लिमिटेशन भी है, ब्लड टेस्टिंग की लिमिटेशन भी है, क्योंकि आजकल जो रिकमेंडेशन है उसमें है कि टेस्ट बड़े सोफिस्टिकेटेड उसको सेफ रखना भी बड़ा इटसेल्फ बड़ा वो उसके रेफ्रिजरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ना जी। उसको स्टोरेज के लिए आपको चाहिए ज़्यादा कैपेसिटी। हमारे यहाँ ये जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि हमें ज़रूरत 200-300 की है और उनको स्टोरेज के लिए 100 की भी नहीं कर सकते। वो ये है कि ब्लड पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है, हम उसी वक्त उसका ब्लड निकालते हैं, साथ ही उसको देते हैं जाके लगवा लो, ठीक है। तो इस तरह तो हम तो 400-500 बोतलें भी रोज़ की दे सकते हैं, लेकिन जब स्टोर करने में आएगा ना तो स्टोर हमारे पास इतना नहीं हो सकता। ये हमारी लिमिटेशन है। 100 से ज़्यादा हम बोतलें स्टोर नहीं, वो भी हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है ये आम रेफ्रिजरेटर है जिन्हें -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम मेंटेन कर सकते हैं। कई ऐसे ब्लड के प्रोडक्ट्स हैं जिनको इससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है मनफी टेम्परेचर की, बिल्कुल सही स्टोर करने की। तो इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम तकरीबन 1000 ब्लड बैग्स को उसको स्टोर कर सकेंगे, और उसके अलावा ब्लड प्रोडक्ट्स। कितने दिनों तक ये 1000 बैग आप मिसाल को मैक्सिमम इसको सेव रख सकते हैं? कितने दिनों तक? ये है 35 डेज तक। 35 डेज तक, मतलब महीने तक जो आप वो तो ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो ये है जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर की ज़रूरत। और अब ये जो सेंटर है ना सिर्फ ये एलाइड अस्पताल के लिए नहीं होगा, ये पूरे रीजनल पूरे रीजन सेंटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से ब्लड चला जाएगा, फिर नया ब्लड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो नया ब्लड के लिए क्या देखिए उसके लिए ड्राइव्स होती हैं मुख्तलिफ, हम लोग कॉलेजेस के अंदर और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना ब्लड दें, और ये ब्लड देना जो है ये भी एक सदका जारी है, जैसे कि डोनेशन है ना, जिस तरह ऐसे ही है जैसे आपने किसी को गुर्दा दे दिया, आपने अपना ब्लड जो है ना ये ग्राफ्ट है, जिस तरह गुर्दा आप दे देते हैं, कॉर्निया दे देते हैं, इसलिए आप अपना ब्लड दूसरे को दे देते हैं, उससे उसकी ज़िंदगी बच जाती है। तो ये भी एक सदका जारी है, और ये हम मोटिवेट करते रहते हैं, स्कूलों कॉलेजेस में जाके कैंप्स लगाते हैं और उससे ब्लड आता है। बाकी ये होता है कि हमारे देखें ये एक फ़ायदा बहुत है अटेंडेंट्स के होने का ज़्यादा, वो उनसे भी हमें ब्लड मिल जाता वो है। हम जैसे एक पेशेंट आता है, हम उसके साथ 10 होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि अच्छा भी बताओ कि आपके पेशेंट को ये ग्रुप है, ब्लड किस किस का, वो अक्सर जो है ना वैसे ही भाग जाते हैं इस चक्कर के अंदर कि ब्लड देना पड़ेगा। तो बस वही रहते हैं उनके पास जो ब्लड दे सकते हैं, फिर हम उनसे ब्लड लेके फिर उसी वक्त उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। ये है जी रीजनल ब्लड सेंटर का कॉन्सेप्ट। डॉक्टर साहब आज माशाल्लाह बड़ा आपका जिसे कहते हैं कि हेक्टिक डेज था हमारे साथ, और ख़ास तौर पे ये एक आवाम को बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि मुसलसल हुकूमत की तरफ से भी हम ये सुनने में आ रहा है कि हेल्थ कार्ड के हवाले से या दूसरी फैसिलिटीज़ के हवाले से जो सरकारी सतह पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि आपने बताई, जो मुझे भी मेरे जैसे शख्स को भी नहीं पता था। तो क्या कैसे समराइज़ करेंगे कि ये फैसलाबाद रीजन आपको पता है बहुत बड़ा उसका ये हब है एलाइड हॉस्पिटल, तो क्या कहेंगे, क्या लोगों के पैगाम क्या देंगे?
देखिए, मैं लोगों को पैगाम यही दूंगा कि आप ट्रस्ट करें अपनी हुकूमत पर, अपने अदारों पर और अपने डॉक्टरों पर, क्योंकि देखें हम लोग जो हैं यहाँ पे एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स और हम हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं, हम लोग एक प्लेज के साथ इस सर्विस के अंदर आए हैं कि हमने अवाम उन्नास की खिदमत करनी है। और आप देखिए कि सारे दौरे में आपने देखा होगा कि हमारे डॉक्टर साहिबान वहाँ पे कितनी तनदही के साथ काम कर रहे हैं। ये आपके सरप्राइज विजिट्स थे। बेशक बेशक, कोई शक नहीं इसमें। आपने ये हम लोग अरेंज नहीं थे, आपने देखा होगा कहीं भी टोटल रियलिटी शो था। आपको वहाँ पे ऐसा नजर नहीं आया कि वहाँ पे हमने खास एहतमाम किया हुआ है आपके आने का, और आप रेंडमली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गए हैं और आपने लोगों को वहाँ काम करते हुए देखा है। ये देखें, ये बच्चे वो हैं जो सीखना चाहते हैं, इनका अपना इंटरेस्ट भी है, ये सीखना चाहते हैं, हम इनको सिखाना चाहते हैं। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कौमी फरीज़ा है और हम बड़ी तनदही से अपने मरीज़ों का इलाज करते हैं। लोगों को हम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आपने देखा कि कितने हमें महदूद वसाइल के अंदर हम इतने ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5000 के लगभग मरीज़ आउटडोर के अंदर आते हैं और हर मरीज़ के साथ 2-2 अटेंडेंट होते हैं। हम उनको भी संभाल रहे हैं, मरीजों को तो देख रहे हैं, अटेंडेंट्स को भी संभाल रहे हैं, क्योंकि हमने उनके बैठने का भी इंतजाम करना है, हमने उनके पानी के पीने का बंदोबस्त भी करना है, हमने उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटी भी करनी है, हमने उनकी सफाई भी करवानी है। ठीक है, तो इसका मतलब है वी आर लुकिंग आफ्टर 15,000 पीपल इन आउटडोर। आपने वो देख ही ली है सारी जगह और आपने देखा किस तरीके से। डॉक्टर साहब, ये जो रश तो बढ़ जाएगा जैसे हेल्थ कार्ड के हवाले से, ये हुकूमती जो मिसाल के तौर पर इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, तो उसमें तो आपके रश ज्यादा बढ़ेगा। ये जो हेल्थ कार्ड का आया है ना जी इनिशिएटिव, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, इसको लॉन्च किया है और आज तो भावलपुर डिवीजन में आपको पता है कि वो लॉन्च कर रहे हैं, 9 फरवरी को यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। इसका जो इम्पैक्ट आएगा ना वो आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इस हेल्थ कार्ड से हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हुकूमत अपने मरीजों पे जब खर्च कर रही है, जो पे करेगी हुकूमत, उसका जो है अस्पताल को उसकी एक परसेंटेज आएगी। जब वो आएगी वो रेवेन्यू हमारे पास होगा, हम उसी रेवेन्यू के साथ इस अस्पताल की फैसिलिटी मजीद बेहतर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बड़ा एक ख्वाहिश है कि एक फिल्ट्रेशन आउटडोर होना चाहिए, क्योंकि हम जब मरीज देख रहे हैं इनमें से 60% वो पेशेंट हैं जिनको हमारे प्रोफेसर हजरात की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक मेडिकल ऑफिसर वहाँ बैठा हुआ जो सिर्फ एक MBBS डॉक्टर है, हाउस जॉब उसने की हुई है, वो उनको निपटा सकता है। मेरे प्रोफेसर साहब को वहाँ पे 20 मरीज दिन में देखने चाहिए, वैसे 100 नहीं देखने चाहिए, ताकि 20 मरीजों को सही तरीके से देखे। तो हम यहाँ पे उन्हीं पैसों से एक ज़बरदस्त किस्म का फिल्ट्रेशन क्लिनिक बनाएंगे, जहाँ पे 15 से 20 हमारे डॉक्टर बैठेंगे। वो सुबह से पेशेंट आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, जो मरीज समझते हैं कि इसको प्रोफेसर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, उसको उसी वक्त भेज सकते हैं या उसको टाइम दे सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम हर प्रोफेसर को बता दें कि अगले दिन तुमने 20 पेशेंट देखने हैं या 10 पेशेंट देखने हैं, उसे पता हो कि आज मेरे 20 पेशेंट है, 10 पेशेंट है, उसको टाइम मिले, प्रोफेसर डॉक्टर टोकन मिले। प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी, बतौर वाइस चांसलर आप तकरीबन 4 साल का अरसा यहाँ पर गुजार चुके हैं। क्या समझते हैं कि आने वाले कितने अरसे में आप ये जो आपके एक बड़ा अच्छा विजन मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि आपने फिल्ट्रेशन एक वार्ड का जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़बरदस्त है, इससे आपके हॉस्पिटल के ऊपर लोड भी कम हो सकता है, तो कब तक ये करने का इरादा रखते हैं? ये मैं फौरी करने का इरादा रखता हूँ, बल्कि मैंने हुकूमत को रिक्वेस्ट की है। अभी हमसे हुकूमत ने डिमांड्स मांगी थी कि आप बजट डिमांड करें हॉस्पिटल को रीवैम्प करने का, तो उसमें मैंने ये पैसे रखे कि मैं एक फिल्ट्रेशन क्लिनिक बनाना चाह रहा हूँ। और ये जो हेल्थ कार्ड का सिस्टम आएगा, इसमें जो रेवेन्यू आएगा वो तो हमारे अस्पताल को ही आएगा ना, तो हम उसके अंदर अपना एक ये पूरा प्रोजेक्ट बना के सिंडिकेट से अप्रूव करवाएंगे और इसको लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि मैं अगले 6 महीने में ये काम कर दूंगा। दूसरा, मैंने आपको जो एक खूबसूरत चीज़ बताई आज, जो आपको कहीं और नजर नहीं आएगी और जो आपके सामने इम्प्लीमेंट हो रही है, ये लॉन्ग स्टे वार्ड का कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग स्टे वार्ड का मतलब ये है कि वो मरीज जो घर नहीं जा सकते, उनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, उनको एक ख़ास ट्रीटमेंट है जो मिलनी है, घर में उनकी लुक आफ्टर नहीं हो सकती, उन्हें ड्रिप नहीं लग सकती, ना हम उन मरीजों को घर भेज सकते हैं, ना लवाकिन ले जाने को तैयार होते हैं, तो यहाँ बेचारे परेशान और बेहाल रहते हैं। उनके लिए एक वार्ड बना रहे हैं, वहाँ 100 मरीज हम रखेंगे।
अब 100 मरीज के अंदर जितने मरीज वहाँ पे हमारे पास होंगे, आपके हम पास देख ये सकते स्टाफ रहेंगे। की या दूसरे जो आपके जो ऑफिशियल्स हैं, इनकी क्या कमी नहीं इससे वाकई? बिल्कुल कमी वाकई नहीं होगी। वही जो हमारे वो नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे केयर कर रहा है, हम उसको वहाँ डिप्यूट कर देंगे। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और ये हो सकता है बात कुछ लोगों को बुरी लगे जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास स्टाफ जो है वो बहुत है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, और हमारे पास हो सकता है गुड ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो। हमारे पास नफूस की कमी नहीं है, बहुत हमारे पास लोग हैं, सिर्फ उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। और फिर ये है कि उनको अच्छी जो वर्किंग एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है, और उनको हम थोड़ा बहुत उनको कंपनसेट करें। ठीक है, यही बजाय कि हम एक नए लोग भर्ती करें, इन्हीं तो को हमारे पास यूटिलाइजेशन रेवेन्यू आए, हम उस रेवेन्यू में से इनको अगर शेयर दे दें और इनको ये महसूस हो कि जी हमारी जो खिदमत दे रहे हैं इसका हमें माकूल मुआवजा मिल रहा है, तो यही लोग काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। बेहतर तरीके से इसके कि मैं 20,000 या 50,000 का एक और बंदा रखूं, मैं क्यों ना 10,000 रुपया इसी को दे दूं और इससे ज़्यादा इस काम को बेहतर किया जाए। नाज़रीन, जैसे कि आज आपने देखा कि ये एक मैराथन प्रोग्राम था जिसमें हमने कोशिश की कि फैसलाबाद का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अलाइड हॉस्पिटल, इसके अंदर जो जो फैसिलिटीज़ हैं, जो जो इक्विपमेंट्स हैं, या जो जो यहाँ पर हॉस्पिटल के जो अवाम और नास की बेहतरी के इक़दाम उठाए जा सकते हैं, वाइस चांसलर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब ने मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग ली हमें। जहाँ ये टोटल सरप्राइज विज़िट थे, और हमने देखा कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ या जो डॉक्टर हज़रात हैं उनका रवैया या उनका जो पेशेंट्स के साथ बर्ताव वो भी बहुत ही ज़बरदस्त देखने में मिला। और ख़ास तौर पर जो वीसी साहब की जो एक जिसे कहते हैं कि जो एक ब्रीफिंग थी वो बहुत ही मुतासरकुन और ज़बरदस्त इसलिए भी है कि इन्होंने खुद फ्रंट फुट पे आके ना सिर्फ तमाम चीज़ों को अवाम नास की बेहतरी के हवाले से बताया, बल्कि उनको इनकरेज भी किया कि ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर आप आकर अपने अहल वयाल का या अपने ख़ानदान का मुकम्मल तौर पर एक पूरी तसल्ली के साथ इलाज करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन खान जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।